हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। दैट इज कंप्लीट प्लेसेस इन न्यूज। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में अगर आप बैठ रहे हैं या किसी भी पेपर में आप बैठ रहे हैं जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, खास कर ये वीडियो बनाई गई है प्रीलिम्स के पर्पज से। बट आप अगर पीसीएस में बैठ रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस में, चाहे यूपी, राजस्थान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक से दो क्वेश्चन प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है, इधर डायरेक्ट और उसके यहां जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेट करके या तो पूछ लेता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम काउंटर करेंगे। ये 2 से 2.5 घंटे का अगर आपने वीडियो, 2 पार्ट में रहेगा, ये पार्ट 1 है। अगर आपने 2 से 2.5 घंटे दे दिए तो आप ये 1-2 क्वेश्चन को आसानी से करके आओगे, अपने मार्क्स नहीं खोगे। देखो ये बोनस वीडियोस हैं, ऐसे टॉपिक्स कवर करो जहां से 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, 2-2.5 घंटे देकर अगर आप अपने 1-2 क्वेश्चन क्रैक कर पा रहे हो तो दैट इज द बेस्ट डील। इनपुट आउटपुट एनालिसिस बताया था ना आपको मैंने अपनी वीडियो में। ठीक है, आज उसी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है प्लेसेस इन न्यूज जून 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक। ये वीडियो पार्ट 1 है। यहाँ पे हम सितंबर तक की बात करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बात करेंगे। ठीक है, फिर प्रीलिम्स से पहले पहले पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम लोग फरवरी से लेकर अप्रैल तक का पूरा वीडियो इसी फॉर्मेट में कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं पहला टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्ट करे, टोंगा आइलैंड। भाई क्या क्या पता होना चाहिए आपको जो भी प्लेसेस न्यूज में है। पहली बात तो आपको एक कंटेक्स्ट मिलना चाहिए कि वो क्यों न्यूज में है। ओके, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैप पे आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहां है, उसके नेबरिंग अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, क्या हो रहा है, या फिर उसके जो कुछ एसेंशियल फीचर्स है इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बना सकता है, सब देखेंगे इसमें। पहले तो टोंगा आइलैंड की आप लोकेशन देख लो। ये देखो कहां पड़ता है भाई, पैसिफिक ओशन में पड़ता है ना। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये जो पॉलिनेशिया ओशियाना जिसे हम लोग बोलते हैं, वो वाले पोर्शन में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन्हीं में से है टोंगा। तो लोकेशन आपको मालूम चल गई। अभी न्यूज में क्यों था, ये वोल्केनिक आइलैंड है, यहां पे एक्टिव वोल्केनोज है। इसमें 2 आइलैंड है, पेन ले लेता हूं मैं। इसके जो 2 आइलैंड हैं, हाँ, जो आपके क्या है बेटा, होंगा टोंगा एंड होंगा हापाई। ये दोनों इरप्ट हुए थे 2022 में, बहुत ही मेजर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, अर्थक्वेक भी आया था। अब देखो वोल्केनोज का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वोल्केनो किस किस चीज में हेल्प करते हैं, क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस निकल के आती हैं, वाटर वेपर का क्या रोल होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा बेसिक ज्योग्राफी में, जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी कवर करी होगी। ओके, तो एक क्वेश्चन है मेरा, कमेंट सेक्शन में बताना, क्या वोल्केनो कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपको हेल्प करता है? अगर हेल्प करता है तो कैसे करता है बताओ, अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं उसको। ठीक है, तो देखो इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन है भाई बताया, पॉलिनेशिया में है, साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ओशन पूछ लेगा कहां पे लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, क्या है भाई, ईस्ट ऑफ फिजी। यदि मैप में दिखाता हूं, ईस्ट ऑफ फिजी, साउथ ऑफ समोआ, नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड। आ जाओ जरा देख लो एक बार। फिजी के ईस्ट में, सामोआ इसके नॉर्थ में है, और न्यूजीलैंड जो कि यहां पे नीचे आपको दिख नहीं रहा है इसमें, उसके क्या है, उसके ये नॉर्थ में है। ओके, समझ गए आप। ठीक, ये देखो कुक आइलैंड्स हैं, न्यूजीलैंड का ही पार्ट है। तो अगर आ जाता है न्यूजीलैंड के ये अगर न्यूजीलैंड है तो ये क्या हो जाएगा उसके बेटा, वेस्ट में हो जाएगा। अगर ये भी आ जाता है तो भी करेक्ट करके आना है। ठीक, आ जाओ वापस। अब देखो क्या इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बारे में जान लो। 4 मेन आइलैंड ग्रुप से मिलकर बना है टोंगा टापू। ये है इसका मेन आइलैंड। 1/3 से भी ज्यादा आबादी टोंगा की यहां देखने को मिलती है। ठीक है, न्यूज में क्यों है, बिकॉज 2022 में इरप्शन हुआ था, उसके क्लाइमेटिक चेंजेस जो पैटर्न है उसके वेदर पे वो अब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब वोल्केनोज का या जो भी इरप्शन होता है, अर्थक्वेक, आपके जो भी क्लाइमेटिक डिजास्टर्स होते हैं, उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ गए। और क्या है, टोंगा टापू, हापाई अभी देखा हमने, ये वावाऊ ये नॉर्थ से पड़ता है, एंड नियातो टापू। ठीक है, जो भी बोलना है इसको बोलो, पर पता होना चाहिए। ओके, टोंगा टापू याद रखना सबसे मेन है, इसका साउथ में पड़ता है, फिर हापाई, फिर वावाऊ, फिर नियातो टापू। ओके, समझ गए। अब ये क्या है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है जो 1875 में बनी थी। ओके, ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, इसको ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिली कब, 1970 में। और ये कॉमनवेल्थ का भी पार्ट है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टोंगा आइलैंड, दे देगा इट इज सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, इट लाइज ईस्ट ऑफ फिजी, बिल्कुल ठीक है।
द 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस आइलैंड लिव्स इन टोंगा टापू। बिल्कुल ठीक है। फिर पूछ लेगा इट वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी, गलत हो जाएगा। या फिर पूछ लेगा इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी बट इट इज नाउ करेंटली नॉट द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, गलत हो जाएगा। इट इज द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहां पे, समझ गए। ये है पूरा, फटाफट कवर करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, बेसिक्स पता होने चाहिए बस। ठीक, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी भाई? व्हाट्सएप चैनल बताया था ना, थिंक टैंक यूपीएससी का, फॉलो कर लो। सर्च मारोगे चैनल में जाके व्हाट्सएप पे थिंक टैंक यूपीएससी, वहां पर चैनल मिल जाएगा। सारी पीडीएफ, सारी अनाउंसमेंट्स, सारा एंगेजमेंट वहीं पे आपको मिलेगा। ओके, चलो अब अगला देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब अगला देखें, लोकेशन समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीट आइलैंड या फिर आइलैंड ऑफ क्रीट, सबसे पहले क्या देखो, लोकेशन देखो। आ जाओ, कहां है भाई ये? ग्रीस का नाम सबने सुना है ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये रहा आपका क्रीट आइलैंड, मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है ये, इसकी लोकेशन याद रखना। ओके, फिर आपसे क्या पूछ सकता है? फिर आपसे पूछ, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, ठीक है, कहां पे थे हम? हाँ ठीक, क्रीट आइलैंड, ठीक, ग्रीस का पार्ट है ये, ग्रीस का पार्ट है। इसके साउथ में क्या लाई करता है? लिबियन सी। इसके नॉर्थ में लाई करता है सी ऑफ क्रीट। दिस इज मेजरली पार्ट ऑफ सी ऑफ क्रीट, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इसका एक्सटेंशन है। ओके, क्रीट आइलैंड यहीं पड़ता है। अब इसके बारे में फैक्ट्स जानते हैं, ये क्यों न्यूज में है ये जानते हैं भाई। ठीक है, देखो, इट इज इन द न्यूज फॉर द डिस्कवरी ऑफ 4000 ईयर ओल्ड सर्कुलर मॉन्यूमेंट। देखो, अगर आपने मिनोअन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता है तो यहां सुन लो। जैसे इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट में क्या थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। ऐसे ही आपका मिनोअन सिविलाइजेशन, इट वाज द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशंस ऑफ व्हाट? ऑफ यूरोप। ओके, ऑफ यूरोप। ठीक है, यहीं से आपको देखने को मिलता है ना, ग्रीक जो आपके जो फिलोसोफर्स हैं, जो वहां के लर्न मैन है, बहुत न्यूज में रहते हैं ग्रीक थिंकर्स। तो ग्रीस वाज द पायनियर ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, और उसका भी पायनियर कहां से शुरू हुआ था? ग्रीस में, क्रीट से। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्टार लगा रहा हूं इस पे मैं। ओके ओके, ठीक, लोकेशन बताइए आपको, मेडिटेरेनियन सी। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन ग्रीस, ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रीस का ये लार्जेस्ट आइलैंड है एंड 5th लार्जेस्ट इन द मेडिटेरेनियन सी। ओके, नॉर्थ में बताया सी ऑफ क्रीट है, साउथ में लिबियन सी है, वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, ईस्ट में कार्पेथियन सी है। ओके, ये सब आपको याद होना चाहिए। हिस्ट्री क्या है अभी बताइए आपको, क्रीट इज इनहैबिटेड सिंस द पैलियोलिथिक एज। ओके, पैलियोलिथिक से इनहैबिटेड है। उसके बाद यूरोप की पहली एडवांस सिविलाइजेशन जो कि मिनियन सिविलाइजेशन कहलाती है। ओके, विच एंडेड आफ्टर अ मेजर अर्थक्वेक एंड सब्सिक्वेंट इन्वेजन फ्रॉम माइसेनेनियंस। ये थी सेकेंड सिविलाइजेशन जो इसके बाद आई थी। ओके, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई। ओके, उसके बाद आगे चल गए, ऑटोमैन के रूल, ऑटोमैन एम्पायर के अंडर आ गया था। Then it was freed from Ottoman and became a part of Greece. Okay, इतना आपके लिए काफी है, लेकिन जितना यहां लिखा है उतना जरूर पढ़ना है, याद रखनी है, एक एक चीज एकदम क्रीम प्रेजेंट करी जा रही है आपके सामने, समझ रहे हो? ओके, लोकेशन देख ली, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लो एक बार, है ना? ठीक है, चलो अब है लेक नाइट्रॉन। ये क्यों न्यूज में है भाई? दिस लेक इज वेरी फेमस फॉर फ्लैमिंगो। ठीक है, फ्लैमिंगो पॉपुलेशन यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग साइट है फ्लैमिंगोस की। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एनरोचमेंट और एक्सट्रीम वेदर की वजह से, दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, फ्लैमिंगो पॉपुलेशन में यहाँ डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिक्लाइन आ रहा है। कहां पे लोकेटेड है ये? फिर से चलते हैं, देखते हैं एक बार क्या लोकेशन, लोकेशन देखो। ठीक है, ये रही आपकी लेक टंगनीका, सबको पता है। ठीक है, रिफ्ट वैली में, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। अगर पूछ लेगा लेक नाइट्रॉन रिफ्ट वैली का पार्ट है कि नहीं, बिल्कुल पार्ट है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न रिफ्ट वैली। ओके, क्या है इसकी लोकेशन भाई? आरुषा रीजन, सबने सुना होगा बहुत न्यूज में, ऐसे भी पूछ लेगा। नॉर्वेस्टर याद है ना, पूछा था 2022 में पूछा था, सेम। आरुषा रीजन कहां पे है? तंजानिया में है। ओके, तो ये लेक क्या है? तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे लाई करती है, इसका मेजर पोर्शन तंजानिया में है और नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन केनिया में भी है, देख लो। ठीक, ये फ्लैमिंगोस है, इसकी एक खास चीज, इसका पानी लाल जो देख रहे हो ना, इस बताता हूं, रुको, इससे देखो, आ जाओ। ठीक, इसके खास फीचर है कि यहां का जो एल्कलाइन वाटर है ना, यहां का जो वाटर है ये एल्कलाइन है, इसका पीएच अराउंड 12 है, दैट गिव्स इट ए स्ट्राइकिंग रेड ह्यू। ओके, इस बात को याद रखना। रीजन क्या है?
दूसरा हमने देख लिया भाई ईस्टर्न रिफ्ट वैली में है, बॉर्डर ऑफ तंजानिया एंड केनिया का है। फिर रामसर वेटलैंड साइड भी है, ये बिल्कुल याद रखना। ओके, सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक। होस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट, माफ करना, होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेटरी बर्ड कॉलोनी ऑफ फ्लैमिंगोज, इतना इंपॉर्टेंट है ये। और अगर यहाँ पे फ्लैमिंगो की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ऐसे टारगेट जो एरियाज है ना, यूपीएससी भागता है उनके पीछे। ओके, ठीक। चलो, और क्या है, यहां पे जो इवास्टो निग्रो रिवर है सेंट्रल केनिया से आती है, और इसमें क्या होती है भाई, इसमें ड्रेन होती है, ठीक है, याद रखना। ये थी पूरी बात, क्लियर। अब आगे बढ़ो, फटाफट करते चलो, ठीक है। नोट मेकिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक। लोकेशन देख ली दोबारा, आगे बढ़े। ग्रेट निकोबार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं स्टार लगा रहा हूं इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये, ठीक। ग्रेट निकोबार आइलैंड, पहले तो बताओ मुझे, आपको पता होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज एन आर्किपेलागो, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अंडमान के कुछ सेट ऑफ आइलैंड्स ऐसे हैं, फिर उसके नीचे फिर निकोबार के कुछ सेट ऑफ आइलैंड्स ऐसे हैं। ओके, ग्रेट निकोबार जो है वो निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है, और जो सबसे सदर्न आइलैंड है निकोबार में, दैट इज ग्रेट निकोबार। ओके, इंदिरा पॉइंट सब जानते हैं ना, इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, जो 2004 की सुनामी के बाद सबमर्ज हो गया, वो ग्रेट निकोबार का ही एक्सटेंशन है, इसी का ही पार्ट है। ओके, अब देख लो क्या क्या फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक। हाँ, क्यों न्यूज में भाई, गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ का एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां पे लॉन्च किया था, ठीक। उससे अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसका जो प्रोटेस्ट भी हो रहा है, अपोजिशन पार्टी तो बहुत प्रोटेस्ट कर रही है, न्यूज में देखा होगा आपने, इसीलिए बहुत न्यूज में वो जेन्युइनली कंसर्न है। ओके, ठीक है। क्या क्या प्रपोज था भाई, ठीक, क्या प्रोजेक्ट करा में, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट कब 2021 में लॉन्च हुआ था। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि इसकी एडवांटेजेस बहुत पोजीशन है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मलेशिया, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम इंडोनेशिया एंड फ्रॉम मॉरिशस। कई सारे जो इंडियन ओशन में आपके जो बड़ी बड़ी मेजर कंट्रीज हैं जो डोमिनेट करती, डोमिनेट का मतलब है कि वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, ठीक है, उन पे एक्सेस मिल जाएगा, देन यू विल बी कनेक्टेड टू अदर आइलैंड नेशंस एंड अदर मेजर एरियाज ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए, चाहे कनेक्टिविटी के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं ऐसे पॉइंट्स। तो इसको आइडेंटिफाई करा गया था कि यार इसकी पोजीशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, तो क्या करो, इससे आप क्या करो, इसको यूटिलाइज करो, इसको डेवलप करो। क्या क्या यहाँ पे प्रपोज करा गया था, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रपोज करा गया था, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्रपोज्ड है यहाँ पे, ठीक है, टाउनशिप डेवलपमेंट भी है, 450 मेगावाट गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी प्रपोज्ड है। अब सुनो, ग्रेट निकोबार है समथिंग जिसका ज्यादातर एरिया इनहैबिटेड है, ठीक है। तो एक बात सुनो, और बात, दूसरी बात कि जो इनहैबिटेड होते हैं ना, वो हमारे इकोलॉजी और इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वहां की रिसोर्सेज पहली बात तो अनएक्सप्लॉइटेड होती हैं, ठीक है। वहां का ग्रेट फॉरेस्ट कवर हमारा हेल्प करता है, पता होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अंडमान निकोबार में, ठीक। तो अगर उसको छेड़ोगे आप, तो आप सिर्फ उस आइलैंड को या फिर उस फॉरेस्ट को नहीं छेड़ रहे हो, पूरे इकोसिस्टम को छेड़ रहे हो। तो कभी भी ऐसा याद है छत्तीसगढ़ का हसदेव फॉरेस्ट है ना, बहुत न्यूज में था क्योंकि कोल माइन सैंक्शन हो गई थी वहां पे, ठीक। तो ये ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में समझो इसको कितना इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक। लोकेशन बताया अभी, लार्जेस्ट एंड द सदर्न मोस्ट आइलैंड इन द निकोबार आइलैंड, ठीक है, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, विच इज ऑब्वियस, ठीक है। लार्जेस्ट निकोबार आइलैंड की बात कर रहा है, अंडमान निकोबार में लार्जेस्ट नहीं है। अंडमान निकोबार में कौन सा आइलैंड लार्जेस्ट है? अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें, बताओ कमेंट सेक्शन में, बेसिक्स है, पता होना चाहिए। अंडमान और निकोबार जो मैंने बताया ना, ये अंडमान है, फिर थोड़े आइलैंड निकोबार के, दोनों सेपरेट करता है कौन सा चैनल? बताइए भाई, 10 डिग्री चैनल ना, है ना। ये सब बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ऐसे ही पढ़ाई करनी है, लिंक करके, ओके। फीचर्स क्या क्या है? ग्रेट, यहां पे एक नेशनल पार्क भी है, देखो, ग्रेट निकोबार वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एज पार्ट ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को इन 2013। पहले तो यूपीएससी इसके पीछे भागता था, काफी टाइम से अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं देखा गया है, बट यू नेवर नो, इट इज एरिया जहां से यूपीएससी पूछता आया है, कभी भी पूछ सकता है, ओके, ठीक। सॉरी, ये बायोस्फीयर रिजर्व के 2 नेशनल पार्क इसका पार्ट है, कैम्बल बे नेशनल पार्क एंड गैलेथिया नेशनल पार्क, ओके।
ये जो प्रोजेक्ट की बात चल रही है इंटरनेशनल पोर्ट और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये गैलेथिया बे में ही बनाने की बात चल रही है। ठीक है, कोई गैलेथिया बे बोलता है, कोई गैलेथिया बे बोलता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको पता हो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के पीछे इतना मत भागिए। ओके, वैसे सही होना चाहिए पर एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। ठीक, और क्या, हाँ, शोम्पेन ट्राइब्स बहुत न्यूज में थी अभी। क्यों? क्योंकि लोकसभा 2024 इलेक्शन में इन्होंने वोट डाला था फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक, समझ गए? इतनी बात क्लियर। अब देख लो जरा इसकी लोकेशन देख लो, क्या लोकेशन है भाई इसकी। ये रही लोकेशन। ओके, ये रहा अंडमान, ये रहे अंडमान आइलैंड्स, ये है ना पोर्ट ब्लेयर, जो राजधानी है अंडमान निकोबार आइलैंड की। पूछ ले सकता है कि कहां पे लोकेटेड है, तो पता होना चाहिए वो अंडमान में लोकेटेड है, निकोबार में नहीं। ये रहा 10 डिग्री चैनल, जो इसको क्या करता है, निकोबार और अंडमान और निकोबार को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये रहा आपका ग्रेट निकोबार। ओके, ठीक, इट इज द सदर्न मोस्ट। ठीक है, इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है क्या, ग्रेट निकोबार। ओके, समझ गए? क्लियर, क्लैरिटी है? चलो आगे बढ़ो। हाँ, मैत्री ब्रिज, जिसको हम लोग बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप ब्रिज भी बोलते हैं, ये क्यों न्यूज में है? देखो, इसको बहुत टाइम से ना ऑपरेशनल करने की कोशिश चल रही है, बहुत टाइम से ऑपरेशनल करने की कोशिश चल रही है। और अगर आप जून जुलाई के आसपास की डेट देखोगे तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि भाई ये सितंबर तक, एक डेट दे दी थी कि सितंबर तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, है ना। बट फिर आप जानते हैं क्या हुआ, बंगाल बोल रहा हूं, माफ करना, बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब हो गई। ठीक, तो इसकी वजह से फिर से क्या हो गया, डिले हो गया। द ब्रिज वॉज टू बी ऑपरेशनल बाय सितंबर 2024, हाउएवर इट रिमेन्स नॉन ऑपरेशनल ड्यू टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन बांग्लादेश। ओके, बहुत क्रूशियल ये डेवलपमेंट है, बिकॉज दिस ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सी द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। किस किस को कनेक्ट करता है भाई? देखो, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा का कौन सा रीजन है भाई, सबरूम। ठीक है, सबरूम रीजन है त्रिपुरा का, उसको कनेक्ट करता है ये बांग्लादेश के रामगढ़ रीजन से, बांग्लादेश के रामगढ़ रीजन से। ठीक, कितना है ये, 1.9 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। कौन सी रिवर के ऊपर बना है, फेनी रिवर, जो कहां से निकलती है, त्रिपुरा से ही निकलती है। ओके, ठीक है, ये हो गई बात लोकेशन की। अब देख लो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। A road bridge facility facilitating both passenger and cargo vehicle, इसमें भी घुमा देगा कि ओनली पैसेंजर है या ओनली कार्गो है, नहीं, बोथ। ठीक, अच्छा एक बात सुनो, अगर मान लो ये मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूं, मेरा मैप और ड्राइंग बहुत खास है नहीं, फिर भी मान लो ये है आपका इंडिया। ठीक है, अरे यार चलो ठीक है, जज मत करो इसको लेके। ये है आपका इंडिया, है ना, ये आपका इंडिया है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया आपका, यहां पे बांग्लादेश है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां बंगाल का जो रीजन है, अगर आप इस उससे जाओगे ना तो ये रूट ज्यादा लंबा है इन कंपैरिजन टू अगर आप बंगाल से पहुंच जाओगे कहां, बांग्लादेश के चिट्टागोंग पोर्ट पे, और वहां से आप त्रिपुरा जाओगे। आप समझ रहे हो? तो इस चीज को क्या करने का, टैप करने का एम था गवर्नमेंट का, कि जहां जो मूवमेंट ऑफ कार्गो है उसको हम लोग इस रूट, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत डिस्प्यूटेड भी रहता है, तो गवर्नमेंट का प्लान क्या था, जो मोटा मोटा प्लान था लॉन्ग टर्म में, वो ये था कि हम बांग्लादेश से चिट्टागोंग, जो हमारी अच्छी कनेक्टिविटी है थ्रू पोर्ट, वो वहां से गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर ये गुड्स 1.9 किलोमीटर मात्र डिस्टेंस कवर करके नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाएंगे थ्रू बांग्लादेश। सोच रहा, इट वॉज अ गुड विजन, इट वॉज अ गुड विजन, बट गिवन द पॉलिटिकल सिचुएशन ये क्या नहीं हो पाया बेटा, ये रियलाइज नहीं हो पाया है। ठीक है, किसने बिल्ड करा था, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे के अंडर ये क्या करता है, ऑपरेट करता है। बूस्ट कनेक्टिविटी एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, फैसिलिटेटिंग गुड्स मूवमेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू नॉर्थ ईस्ट वाया चिट्टागोंग एंड मोंगला पोर्ट। अभी बताया ये चीज यहां पे। ठीक है, अब देखो और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, दैट इज एंगेजिंग द एंगेजमेंट बढ़ाना है ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। वी हैव, पहले था ना लुक ईस्ट, अब उसको एक्ट ईस्ट करा गया जब से बीजेपी सरकार पावर में 2014 के बाद। ठीक है, हमारा क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है, आसियान को हमें कोर पे रखना है, और उसके साथ साथ हमें बाकी जो ईस्टर्न रीजन है ईस्ट एशिया में, उसको भी क्या करना है, इंगेज करना है इंडिया के साथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एक्सेट्रा डायमेंशंस। ठीक है, डिफरेंस बेसिक क्या है एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी का,
लुक इस पॉलिसी जो थी वो मेनली आसियान पे ही कंसंट्रेट करती थी और इकोनॉमिक डायमेंशंस में ही अपना फोकस था। जो आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई है, इट हैज वाइडेंड द फोकस जस्ट फ्रॉम इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल एंड कल्चरल एसोसिएशन एज वेल, एंड आसियान को तो कोर पे रखा है बट एक्सपैंड करा है बाकी ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ भी। ओके ठीक है, काफी बात हो गई इस पे, समझ गए हो गए आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, होलनगपर गिबन सेंचुरी। पहले तो जान लो ये किसकी वजह से इतनी इंपॉर्टेंट है। हुलो गिबन्स, इट इज अ स्पीशी ऑफ एप्स। किसकी बेटा? एप्स, ठीक है, एप्स, सॉरी, इसके दो टाइप होते हैं, वेस्टर्न हुलॉक गिबन एंड ईस्टर्न हुलॉक गिबन, ठीक है। इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है आईयूसीएन में, ये असम, अरुणाचल, बांग्लादेश और म्यांमार में मिलता है। और ईस्टर्न हुलॉक गिबन वल्नरेबल है, ये अरुणाचल, म्यांमार और चाइना में मिलता है, ठीक। अब यह है क्या, इट इज एन आर्बोरियल स्पीशीज, मतलब पेड़ पे रहता है, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है। हैबिटेट पता होनी चाहिए पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। अगर आप देखो तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, देखो ना, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ठीक। हालांकि बांग्लादेश साउथ एशिया का पार्ट है बट स्टिल मोटी मोटी समझाने की बात आपको कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद गिबन्स इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स। इट इज, और ये आई सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑल्सो इंडियाज ओनली एप स्पीशीज, ठीक है। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हमें अक्सर लगता है कि ये गलत होगा बट ये सच है, ठीक है। ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देता है यूपीएससी, ठीक। अब ये न्यूज में क्यों है कि जो इस वाली सेंचुरी के पास का एरिया है वहां पर गवर्नमेंट ने ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव कर दिए हैं। बहुत बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न है, ओके ठीक है। कहां पड़ता है भाई? आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 1997 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। पहले इसको गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते थे, अब इसको रीनेम करा गया 2004 में और नाम क्या रख दिया गया है ये, क्लियर, ठीक। इस सेंचुरी में एक और इंपॉर्टेंट स्पीशी पाई जाती है, दैट इज बंगाल स्लो लॉरिस, ठीक है। स्लो लॉरिस एक स्पीशी है, उसकी एक सब स्पीशी है बंगाल स्लो लॉरिस। ये भी आर्बोरियल्स होते हैं और नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब ये रात में एक्टिव होते हैं, ठीक है, ओके। ये क्या है भाई? एंडेंजर्ड है आईयूसीएन लिस्ट में। इसकी रेंज वियतनाम टू चाइना है, लेकिन इंडिया में ये केवल आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही मिलेगा। आपको वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न इंडिया में ये नहीं मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, अगर पूछ लेगा तो याद रखना। बंगाल स्लो लॉरिस, दोनों को दिखा देता हूं कैसे लगते हैं, देखो देखो, ये रहे, ये आपका बंगाल स्लो लॉरिस और ये है आपका हुलॉक गिबन, ओके, समझ गए सारी बात। अब आ जाओ अगले पे, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक। ये तो बहुत ही न्यूज में था, सोशल मीडिया में भी था, इंस्टाग्राम चलाते वक्त देखा ही होगा। अश्वत्थामा एक एलिफेंट था, उसकी डेथ हो गई नागरहोल टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेफ्टी को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आया था, काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, ओके। तो क्या है इसकी लोकेशन भाई? कर्नाटका में है। कहां? दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कोडागु और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, ओके। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बताओ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का इसके अलावा और क्या क्या हिस्सा है? 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क उसके हिस्सा है ना, बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लो भाई यहां तो लिखा ही है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बंदीपुर, ठीक है। ये बता दो ये कौन से स्टेट में लाई करती है और ये कौन से स्टेट में लाई करती है, ये भी बता दो इसी बात पे, ठीक। अब देखो इसके बारे में भाई, 1955 में इसे सेंचुरी स्टैब्लिश करा गया था। नेशनल पार्क 1988 में इसको करा गया। फिर इट वाज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व कब हुआ था बताना, ठीक। टाइगर डेंसिटी वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में। ये फैक्ट इतना डिटेल में नहीं जाएगा यूपीएससी, बट फिर भी अगर आपको रखना है तो याद रख सकते हो आप। पार्ट ऑफ सदर्न इंडियाज लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, वाइटल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोजेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, साउथ इंडिया का, ओके, क्लियर, ठीक है, समझ गए आप। चलो आगे बढ़ो। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्यों न्यूज में है भाई, ठीक। अब क्या होगा, आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर कह लो इंपॉर्टेंट से ज्यादा बहुत चर्चित प्रोजेक्ट चीता। नमीबिया और साउथ अफ्रीका से, फर्स्ट बैच नमीबिया से, फिर साउथ अफ्रीका से चीताज इंपोर्ट करे गए थे। चीताज की अपनी एक कहानी है। ये जो आप देख रहे हो ना, जो पिछले साल हुआ या उसके पिछले साल हुआ, चीताज लाए गए,
तो ये कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट या आज का डेवलपमेंट नहीं है, इसकी बात 4-5 साल से चल रही है। ठीक है, क्लियरेंस नहीं मिल जाता, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, वहां से क्लियरेंस मिला, फिर आया, बिकॉज चीता, केवल चीता नहीं, चीते की दो स्पीशीज होती हैं, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता। इंडिया में एशियाटिक चीता हिस्टोरिकली पाया जाता था 1950s में, ओवर हंटिंग के वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गया। अब पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक चीता इक्का दुक्का है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ईरान में देखा गया था कुछ डिकेड्स पहले लास्ट, उसके बाद देखा ही नहीं गया है। ठीक है, एशियाटिक चीता थे वो जो इंडिया में थे। अफ्रीकन चीता जो है, जो आपके एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, पर दे आर ठीक ठाक इन नंबर। अब वहां से बात चली है कि अफ्रीकन चीताज को इंडिया में लाकर रिलोकेट किया जाएगा और इंडिया में इसके हैबिटेट को डेवलप करा जाएगा। ओवर द इयर्स काफी कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी मध्य प्रदेश की, वहां पे रिलोकेशन की बात थी, उसको डेवलप भी करा गया। देखो, इट इज वेरी क्या कहते हैं डिफिकल्ट, बिकॉज आपको केवल वो जो ग्रासलैंड और इन सब से काम नहीं चलेगी। इट इज अ कार्निवोर, ठीक है, ये एक हंटिंग स्पीशी है। ठीक, तो इसके यहाँ पे प्रेज भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि चिंकारा, जो जिसको ये शिकार करता है चीता, वो भी अवेलेबल होने चाहिए इन गुड क्वांटिटी। ठीक, तभी ये थ्राइव कर पाएगा, है ना। ये कीस्टोन स्पीशीज है। व्हाट आर कीस्टोन स्पीशीज, बताओ। पाइनियर स्पीशीज क्या होती हैं, अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होती हैं, कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं। रिवाइज करते चलो सब साथ साथ, ऐसे ही पढ़ाया जाता है यहाँ पे भाई, और यही सही तरीका है पढ़ने का। एक टॉपिक छू रहे हो, उससे इतने लगे तक टॉपिक है, सबको दिमाग में रिवाइज कर लो। ठीक, तो इसलिए एनवायरमेंटल कंसर्न हो रहा है। अफ्रीकन चीतास का इंडिया हिस्टोरिकली एक नेचुरल हैबिटेट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो एनवायरमेंटल कंसर्न है ये क्यों उठ रहे थे इसको लेके। ठीक है, पहले तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में इसका रिलोकेशन हुआ था, उसके बाद जो दूसरी डेवलप होनी थी दैट वाज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी कहां थी भाई, मध्य प्रदेश में ही थी। ये कहां शेयर करती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बॉर्डर अपना शेयर करती है। इसका मेजर पार्ट मध्य प्रदेश में ही लाई करता है, बट राजस्थान में भी इसका कुछ एरिया आता है। इट इज द सेकेंड होम, ठीक है, फॉर टाइगर्स, माफ करेगा टाइगर्स नहीं, फॉर चीताज आफ्टर कूनो पालपुर। ठीक, समझ गया। ठीक, इसके बारे में क्या जानना चाहिए आप, चंबल रिवर इस सेंचुरी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीधी भाषा में आपको याद रखना है कि चंबल रिवर इससे बहती है। ठीक है, अब देखो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आपको पता ही नहीं है कि वहां पे किस टाइप की वेजिटेशन है, तो इस बात से दिमाग लगा सकते हो, यूपीएससी के स्टूडेंट हो यार, कि अगर चीता को रीइंट्रोड्यूस करा जा रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द डोमिनेशन कौन से टाइप की वेजिटेशन की होगी, इट विल बी सवाना ओनली। ठीक है, ठीक, तो वही है, सवाना, ग्रासलैंड, बुशेस, यही डोमिनेट करती है। बट जहां से चंबल रिवर बहती है उसकी जो वैली, वहां पे आपको एवरग्रीन वेजिटेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज है, बताया आपको मैंने, ड्राई फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, सवानास, बिल्कुल ठीक है। अब यही बताया मैंने, टू स्पीशीज है, अफ्रीकन और एशियाटिक। एशियाटिक चीता वेंट एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। ठीक, अब देखो एक खास बात, टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड, जैगुआर, जो अदर बिग कैट स्पीशीज है, चीता उनकी तरह रोर नहीं करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अफ्रीकन चीता का स्टेटस वल्नरेबल है और एशियाटिक चीता का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जस्ट नेक्स्ट टू एक्सटिंक्ट, हो सकता है आने वाले 10-12 सालों में एक्सटिंक्ट ही डिक्लेयर हो जाए एशियाटिक चीता, नॉट अफ्रीकन चीता। ओके, अगर आप न्यूज फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि जो कूनो पालपुर में रिलोकेट करे गए हैं चीताज, उनकी हालत बहुत टाइट है बेटा, है ना। ठीक, अब आओ वेनेजुला, क्यों न्यूज में था भाई वेनेजुला? वेनेजुला न्यूज में था बिकॉज 2-3 रीजन से। एक तो यहां की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब ट्रिपल डिजिट्स में इन्फ्लेशन। ठीक, लोग बोरा भर भर के ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, ये हाल है। ठीक है, अब तो कुछ सुधार आया है, 2 साल पहले तो यही हाल था। ठीक, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा डाउन है, इसलिए न्यूज में था। दूसरा भी रिसेंटली क्या हुआ, इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल टेंशन भी वहां बहुत हाई हो गई। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, ठीक है, डिस्प्यूट था दो पार्टी में। जो अपोजिशन थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्लेम करा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे हैं, रिग्ड हो गए हैं। ठीक, उससे बवाल उठा। जो अपोजिशन था उसको यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट मिल गया। जो एक पॉलिटिकल टर्माइल किसका था, एक देश का था, वो ग्लोबल टेंशन में बदल गया। ओके, समझ गया। फिर रिसेंटली जो अपोजिशन लीडर थे उनको क्या करा गया, ट्रैक डाउन करा गया, वो भाग के स्पेन चले गए। बहुत बवाल चल रहा है, ग्लोबल टेंशन बहुत बड़ी हुई है। कहां है वेनेजुएला, पता होना चाहिए आपको। वेनेजुएला कहां है भाई, 1 मिनट अभी देखते हैं, यहां। ठीक है, किधर है भाई वेनेजुएला? आपको पता होगा वेनेजुएला का आपने नाम अगर आपने
ज्योग्राफी में वाला पोर्शन पढ़ रखा है मिनरल्स वाला, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स नहीं है सऊदी अरेबिया में, नहीं है यूएस के पास, वेनेजुला के पास है। ऑयल रिजर्व्स की बात चल रही है, बट दे आर नॉट रिच इनफ, नॉट टेक्नोलॉजी से भी इतने एफिशिएंट नहीं है कि उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। ओके, दैट इज वाई उन प्रोडक्शन लेवल्स पे काफी नीचे आते हैं, पर रिजर्व सबसे ज्यादा कहां है? साउथ अमेरिका में है। ये देख लो आप, एकदम नॉर्दर्न टिप में है। कैरेबियन सी इधर है, अटलांटिक ओशियन इधर है। प्लीज याद रखना इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान जब न्यूज में था तो उसकी नेबरिंग कंट्रीज पूछ ली गई थी, क्या था उसका? तुत है ना, जो हम लोग ने बनाया था, तुत था ना, TUT। बताइएगा कौन कौन सी कंट्रीज अफगानिस्तान की नेबर है। यहां पे देख लो, कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील। ओके, सारा कुछ पढ़ के जाइएगा, आपके सामने सब पेश कर दी जा रहा है। अब आपको घोल के पिला तो नहीं सकते हैं बेटा, वो आप ही को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कहां है भाई? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, बिल्कुल ठीक है। बाउंडेड बाय कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन इन द नॉर्थ, गुयाना कंट्री इन द ईस्ट, ब्राजील इन द साउथ एंड कोलंबिया इन द वेस्ट। बिल्कुल आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल फॉल्स, दुनिया का सबसे हाईएस्ट, दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल यहीं पे जाता है, यहीं पे लोकेटेड है। और अब मैं साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक दैट इज माराकीबो, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। ओके, साउथ अमेरिका थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ओरिनिको यहीं से जाती है। क्लियर है, इसके थ्रू फ्लोज करती है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, इसके साथ साथ यहाँ पे कोल, आयरन, बॉक्साइट, गोल्ड सब मिलता है। बट दुर्भाग्यवश ये इसको क्या नहीं कर पा रहे बेटा, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं इसको। पानी पी लो एक सेकेंड। ये इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते या फिर इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। क्लियर है, सारी बातें अब तक क्लियर हो रही हैं। ओके, पीडीएफ कहां मिलेगी? फिर से जान लो, पीडीएफ मिलेगी थिंक टैंक यूपीएससी के व्हाट्सएप चैनल पे, पेज टाइगर रिजर्व। अब ये क्यों न्यूज में है भाई? देखो यहां पे एडवांस एआई सिस्टम लॉन्च करा गया है फॉरेस्ट फायर्स डिटेक्ट करने के लिए। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स आर अ यूजुअल थिंग इन एनी नेशनल पार्क और एनी फॉरेस्ट। ठीक है, जो लोग पहाड़ से यहां देख रहे हैं उन्हें पता होगा, अक्सर बहुत बेसिक सी है बात। बेसिक है इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसानदेह नहीं है। ठीक है, और खासकर उन रीजन्स पे जहां पे फौना बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, नॉट ओनली फौना, फ्लोरल फौना, वहां पे तो बहुत दिक्कत हो जाती है बिकॉज वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, तो यहां पे लगाया गया है एडवांस सिस्टम जिससे कि फॉरेस्ट फायर को अर्ली क्या करा जा सके, डिटेक्ट करा जा सके और बचाव करा जा सके। पेज टाइगर रिजर्व कहां है भाई? पेज टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शेयर करता है बाउंड्री। ठीक है, लोअर सदर्न रीचेस ऑफ सतपुरा हिल्स। स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क मिला 1975 में, टाइगर रिजर्व मिला 1992 में। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। यहां देखो भाई, पेच रिवर बहती है जो कि इसको दो हाउस में डिवाइड करती है। फिर से वही बात, जानना चाहिए रिवर कौन सी बहती है। जितने भी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप पढ़ेंगे, वहां से कोई एक ना एक मेजर रिवर, मेजर नहीं तो भी माइनर रिवर फ्लो करती है जो उस इकोसिस्टम को पानी फीड करती है। बिकॉज रिवर के बिना कोई भी मेजर इकोसिस्टम डेवलप ही नहीं हो सकता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, फ्लोरा, महुआ, व्हाइट कुलू, सलई, साजा, बिसेल, धौरा, अमलता, सारे ट्रीज के नाम याद रख लो। टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, इंडियन गौर, वाइल्ड डॉग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? और एक और नाम बहुत फेमस है, ढोल ना, एशियाटिक वाइल्ड डॉग को बोलते हैं वुल्फ। ठीक, हाँ, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एन अकबरी में मेंशन्ड है। और एक चीज है, डिस्प्यूटेड है बट ऐसा फोकलोर में कहानी है, जो रुडयार्ड किपलिंग की बुक थी ना, जंगल बुक, चड्डी पहन के फूल खिला है, उसकी भी स्टोरी इसी टाइगर रिजर्व से क्या है, इंस्पायर्ड है। ठीक है, हालांकि ये कोई फैक्ट यूपीएससी लायक तो नहीं है बिकॉज इट्स डिस्प्यूटेड, लेकिन फिर भी है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक, सबको पता होगा। अब तो धूम मची हुई थी सोशल मीडिया पे, इसको रीडेवलप करा जा रहा है। ठीक है, ये सबको पता है बिहार में है। ठीक है, बिहार के राजगीर में है। राजगीर वन ऑफ द अर्लीस्ट कैपिटल्स किसकी, महाजनपद जो हुए थे ना, कौन से महाजनपद की थी? इतना बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, जिसने तैयारी स्टार्ट भी करी है वो भी बता सकता है। ओके, ठीक, ठीक है भाई, बताइएगा मुझे। तो क्या है भाई, कब इसका हुआ था? गुप्ता एम्परर कुमार गुप्त ने एस्टैब्लिश करी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। बाद में बख्तियार खिलजी है ना, उन्होंने उसको आग लगा दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी। कहानी सबको पता है, बख्तियार खिलजी जाता है, वहां की लाइब्रेरी में आग लगा देता है,
ऐसा माना जाता है कि 3 हफ्तों तक उसमें आग जलती रही थी, इतना लिटरेचर था जो बर्न कर दिया गया। ठीक है, ओके। बख्तियार खिलजी, ही वॉज अ स्लेव एंड अ जनरल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ओनली। ओके, ठीक। तो क्या है भाई, इसको रीडिस्कवर किया गया 1812 में। यहां देख लो, अंटिल द डिस्ट्रक्शन इन ईयर याद रखना, कर लो, इंपॉर्टेंट है भी या नहीं भी कह सकते हैं, बट कर लो, कोई बुराई नहीं है। 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुमार गुप्त ने एस्टैब्लिश करा था, गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे। इसको रिवाइवल की बात चल रही है, सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ 2010 में, जिसने बोला कि नई यूनिवर्सिटी क्या करी जाएगी, जो इसके रूइंस, एक बात याद रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो रूइंस हैं जो बिहार में एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे इसको नहीं बनाया जा रहा है, उसको आप छेड़ ही नहीं सकते। इट इज अ प्रोटेक्टेड साइट, इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड साइट है। ठीक है, एंशिएंट साइट है, उसके पास में बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो, लोकेटेड नियर द एंशिएंट रूइंस विद डिजाइन बाय आर्किटेक्ट बीवी जोशी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, क्या क्या होगा भाई यहाँ पे, पोस्ट स्टडीज प्रोग्राम्स होंगे, बुद्धिस्ट स्टडीज होंगी, हिस्टोरिकल स्टडीज होंगी, ट्रेडिशनल स्टडीज होंगी, इकोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे, यही सब बेसिक्स। यहां से क्वेश्चन मुश्किल है पर याद रख लो। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमने अभी देखा। क्लियर, क्लियर है इतनी बात? ठीक, सब क्लियर हो रहा है ना? आगे आ जाओ अब। विरूपक्ष टेम्पल, हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। विरूपक्ष टेम्पल सबको पता है कि इसको एसोसिएट करा जाता है विजयनगर एम्पायर से, विजयनगर एम्पायर से, जिनका अपना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था। बट आपको एक बात पता होनी चाहिए, विरूपक्ष टेम्पल जो था वो ओरिजिनली चालुक्यास, जो बदामी चालुक्यास थे, उन्होंने इसको उसका फाउंडेशन रखा था, ओरिजिनली उन्होंने बिल्ड करा था। विजयनगर एम्पायर्स ने क्या करा, रूलर्स ने क्या करा, इसको एक, जिस आज आप इस स्टेट में देखते हो, उस स्टेट में डेवलप करा। किसने? विजयनगर रूलर्स ने विरूपक्ष टेम्पल को। इसीलिए इनका नेम, जो आज उसका स्ट्रक्चर है, जो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, उसका किसका कंट्रीब्यूशन है? विजयनगर रूलर्स का। इसीलिए हम लोग इसके नाम से एसोसिएट करते हैं। बट अगर क्वेश्चन दे देता है कि इट वाज ओरिजिनली बिल्ड बाय चालुक्यास ऑफ बादामी, तो याद रखना ये सही होगा। हिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात ज्यादा बेहतर तरीके से, जो बाकी लोग हैं वो भी समझ जाएं। ओके, क्या हुआ था भाई, यहां पे बहुत भयंकर रेन हुई थी और एक पोर्शन था वो कोलैप्स कर गया था, उसका रिस्टोरेशन, जो भी ऐसी प्रोटेक्टेड साइट्स होती हैं उसका प्रोटेक्शन, या फिर कह लो कि उसका रीडेवलपमेंट, या फिर उसका केयर टेक किसके अंडर होता है? एएसआई के अंडर होता है। कहीं भी जाओगे ना, वहां बोर्ड लिखा लगा होगा एएसआई का कि ये हमारे अंडर आता है भाई, दूर रहना, ऐसा करके, है ना। कहां पे भाई? हम्पी पे है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। बिल्कुल ठीक है। कौन सी रिवर बहती है? तुंगभद्र रिवर, तुंगभद्र रिवर। ठीक, विजयनगर एम्पायर का नाम ही सोचते हो तो तुंगभद्र रिवर आती है दिमाग में। ठीक है, क्या है भाई? ओरिजिनेटेड इन द 7th सेंचुरी एडी। अब बताओ, क्या ये विजयनगर एम्पायर का पीरियड है? बिल्कुल नहीं है। उनका पीरियड क्या है? हरिहर बुक का 14th-15th सेंचुरी, है ना। मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट फंक्शनिंग टेंपल्स, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ओके, इट इज द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ चालुक्यास ऑफ बादामी। आ गया ना, इन्होंने बिल्ड करा था इसको ओरिजिनली। ठीक, लेटर इट वाज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग 14th सेंचुरी अंडर विजयनगर एम्पायर। ओके, क्लियर। पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गए बेसिक बातें। चलो, सारी साइट्स कवर हो रही हैं, जो इकोनॉमिक डायमेंशन की वजह से न्यूज में है वो भी, जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से न्यूज में है वो भी, और जो कल्चरल रीजंस की वजह से न्यूज में है वो भी। मेरी बात को आज दिमाग में बैठा लो, जो भी साइट आज से या आने वाले आज से 1-2 महीने तक आपके कल्चरल रीजंस की वजह से न्यूज में है, या फिर पिछला 1 साल ले जाओ, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अब यूपीएससी वो यूपीएससी नहीं रहा जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन तरफ ज्यादा फोकस करता था। अगर आप पेपर, आपने आप सच्चे एस्पिरेंट हो, पेपर एनालिसिस किया है आपने, तो आप समझ जाओगे कि अब कल्चरल, जो भी कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं उस तरफ यूपीएससी भागता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, चाहे वो अब 2021 का पेपर याद है, ढोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, तुरंत उसने पूछा वाटर मैनेजमेंट के बारे में वहां के, है ना। तो आप ये चीज याद रखना, ऐसे जो आपके टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल अभी बहुत न्यूज में है, अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। क्यों है? बिकॉज वहां पे लाइट हाउस वगैरह बनाने की बात चल रही है। ओके, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां है भाई? ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में। न्यूज में क्यों है? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर पीएम ही तो गए थे। नहीं, फिर से वही बात, कल्चरल डायमेंशन। हिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में भी यूपीएससी का पॉलिटिकल उसके पीछे नहीं जाता, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं तो आ जाते हैं।
अब किधर जाता है कि भाई याद है 2021 में इस हद तक उसने पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम था वो कहां ट्रांसलेट किया था, है ना। ठीक, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय आर्टिकल इन द हिंदू, ऐसे ही नहीं हम पूछ लेता है ना। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय एन आर्टिकल इन द हिंदू। तो अगर ये चीज न्यूज में है आपको पता होना चाहिए। विवेकानंद इज अ स्ट्रॉन्ग फिगर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन रेनेसां से बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ न्यूज में आया है तो आपको इसका आर्टिकल जरूर देखने को मिलेगा द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में। हालांकि हमने ये द हिंदू से ही उठाया है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, लोकेशन कहां है? कन्याकुमारी तमिलनाडु। सिचुएटेड ऑन अ रॉक इन द सी 500 मीटर्स फ्रॉम द वावाथुराई बीच इन लैकेद्वीप सी। ठीक, अभी रुक जाओ, क्या मैंने ऐड करी थी ना लागत, हाँ ये रहा। ठीक, अब देखो लैकेद्वीप सी क्या है भाई, इसकी लोकेशन अपने आप में पता होनी चाहिए आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही लिंक करके पढ़ो। कहां है लैकेद्वीप सी? अगर पूछ लेगा इट इज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ इंडिया, गलत हो जाएगा। इट इज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ द इंडियन कोस्ट, गलत हो जाएगा। साउथ ऑफ द इंडियन कोस्ट पूछेगा तो भी ठीक होगा, या फिर ये रहा आपका वेस्ट और ये रहा साउथ, साउथ वेस्ट पूछेगा तो भी ठीक होगा। ठीक है, इसको एक ट्राई जंक्शन पॉइंट माना जाता है। इधर इंडियन ओशियन है नीचे, है ना, ये है बे ऑफ बंगाल पूरा, ठीक है, ये रहा आपका अरेबियन सी। इन तीनों का ट्राई जंक्शन लैकेद्वीप सी को माना जाता है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज श्रीलंका, मॉलदीव्स, मॉरिशस से कनेक्टिविटी हमारी इंश्योर करता है। ओके, समझ गए आप? ठीक है, लैकेद्वीप सी आपको दिखा दिया। अब चलते हैं वापस आ जाओ, इसके बारे में जान लो फिर से। ठीक है, कहां पे थे? हाँ, ठीक, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अभी बताया। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? 1970 में बिल्ड करा गया था स्वामी विवेकानंद को ऑनर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब विवेकानंद जी थे तो उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था ना, तो वहां पे उन्होंने यहीं पे 3 दिन क्या करी थी? साधना करी थी। ओके, समझ गए? उसी के बाद उनको क्या हुआ था बेटा? एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब क्या है और इंपॉर्टेंट, वहां की लोकल बिलीफ्स को अगर आप देखें, कल्चरल बिलीफ्स को, तो इसको गॉडेस कन्याकुमारी के साथ एसोसिएट भी करा जाता है कि उन्होंने एंशिएंट टाइम्स में यहां पे क्या करा था? मेडिटेट करा था। यही रीजन था कि स्वामी विवेकानंद भी ने भी उसे ही चूज करा था, क्या कहते हैं, लोकेशन को, इसको यहां पे मेडिटेट करने के लिए। ओके, समझ गए आप? समझ गए? चलो भाई, कुछ हैवी तो नहीं हो रहा है ना? सेनकाकू आइलैंड्स, अरे यार, एक तो ये जितने भी चाइना, ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, हर टाइम न्यूज में रहते हैं। ओके, देख लो सेनकाकू आइलैंड, पहले लोकेशन देख लो सेनकाकू आइलैंड्स की। ठीक है, ये रही लोकेशन आपकी सेनकाकू आइलैंड्स की। ओरिजिनली जापान के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, बट डिस्प्यूटेड है चाइना और ताइवान दोनों के द्वारा। ओके, दोनों ने अपने अपने नाम दे रखे हैं। कहां है भाई? ईस्ट चाइना सी में लाई करता है। और कुछ भी जो न्यूज में है ईस्ट चाइना सी में और चाइना डिस्प्यूट में, आपको पता होना चाहिए। ओके, लोकेशन देख ली ना? चलो अब आ जाओ वापस, बातें हैं जो हो जाए। हाँ, ठीक, क्या हुआ भाई? चाइनीज वेसल्स जो थे वो एंटर कर गए सेनकाकू आइलैंड्स में विदाउट द परमिशन ऑफ जापान, बिकॉज ये जापान के कंट्रोल में है। ठीक है, डिस्प्यूट किसमें होगा? पूछा है यूपीएससी ने कि एक आइलैंड्स को जगह, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, पैरासर आइलैंड है या कौन सा था, उस पर क्वेश्चन पूछा था कि डिस्प्यूटेड किस कंट्रीज में है, पूछा था। ऐसा क्वेश्चन फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेनकाकू आइलैंड्स का डिस्प्यूट किन किन कंट्रीज के बीच में है? चाइना जापान भी दे सकता है, ठीक है, माफ करना ये तो ईस्ट चाइना वाला है, चाइना जापान भी दे सकता है, आपको चाइना ताइवान भी दे सकता है, जापान ताइवान भी दे सकता है, चाइना जापान और ताइवान तीनों दे सकता है। पता होनी चाहिए पूरी बात। ठीक है, क्या है भाई? सेनकाकू आइलैंड्स बोलते हैं जापान में, चाइना बोलता है दायू आइलैंड्स और ताइवान बोलता है तियाओ यूतई आइलैंड्स। क्या बात है, बेहतरीन, याद रखिएगा ये। ओके, इंटरनेशनली सेनकाकू आइलैंड्स कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली ये जापान की टेरिटरी है और जापान को सेनकाकू बोलता है, सब सेनकाकू बोलते हैं। ओके, ठीक है। Strategic significance, close to major shipping lanes, rich fishing grounds and potential oil deposits. Currently Japan administers and controls the Senkaku Islands. Clear है सारी बातें, है ना? चलो, निप्रो, ठीक है, निप्रो सिटी है। दिस इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि अभी आपने देखा ना रिसेंटली ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग भी हुई, वही बहुत न्यूज में है और ट्रंप ने सीधे हाथ खड़े भी कर दिए हैं। बहुत मतलब फिर से ट्रंप के रीइलेक्ट होने से जो रशिया यूक्रेन का जो
कॉन्फ्लिक्ट है, माफ करना, वो फिर से न्यूज में बहुत ज्यादा आ गया है। तो निप्रो के बारे में जान लो। रिसेंट रशियन मिसाइल अटैक ऑन द सेंट्रल यूक्रेन यूनिवर्सिटी ऑफ निप्रो इंजर्ड 7 पीपल इंक्लूडिंग 2। अब जो भी सिटीज या रीजन, जैसे कि इसके अलावा वो कौन सा प्लांट है भाई, ज़ेपोरोजिया प्लांट है ना, न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन में, वो भी न्यूज में आता है, शर्नोबिल भी न्यूज में, सब कुछ न्यूज में रहेगा जो कि यूक्रेन से रिलेटेड है, सब इंपॉर्टेंट है। बस इतना पता होना चाहिए कि ये कहां है और मेजर फीचर्स क्या क्या एसोसिएटेड है। देखिए ये ईस्टर्न यूक्रेन में है, निपर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये यूरोप तक फ्लो करती है, पता हो तो, नियर इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द समारा रिवर। इंडस्ट्रियल सिग्नल्स क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल हब है, लॉन्च व्हीकल्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, केमिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, कहां पे ये इसका माउथ है, कहां पे ड्रेन होती है, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फ्लोइंग थ्रू रशिया, कौन कौन सी कंट्री है, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, अरे भाई लिख गया है, सब तो लिखा रहता है, ब्लैक सी, ओके, ब्लैक सी में, ठीक। ट्रिब्यूटरीज इसकी बहुत ज्यादा है, जो मेजर है उनके नाम मैंने लिख दिए हैं, सोस, डेस्ना एंड प्रिपियत, ठीक। तो ऐसे ऐसे नाम, ओके। हाँ, कहां से रिवर निकलती है भाई, पासेस टू सिटीज लाइक मोलेंस्क, कीव, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूज में था, निप्रो एंड ज़ेपोरिजिया, यहां का जो न्यूक्लियर प्लांट था वो भी न्यूज में था, पता होना चाहिए सब कहां है। ऐसे दे देगा आपको, क्या बोल देगा ज़ेपोरिजिया, कीव एंड निप्रो आर द सिटीज या आर द रीजन्स एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इतना आसान भी पूछ सकता है, आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आसान लग रहा है क्योंकि मुझे पता है, जिसको नहीं पता है वो पकड़ के पेन बैठ जाएगा, एक क्वेश्चन पे एक ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, ओके, ठीक। ये या तो इधर यू नो इधर यू डोंट, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द करंट अफेयर्स, ठीक है। सी ऑफ जापान, ठीक, नॉर्थ कोरिया ने क्या करा, एक बैराज ऑफ सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स सी ऑफ जापान लॉन्च कर दी, और साथ ही में रशिया और चाइना ने अनऑथराइज्ड क्या करा, नेवल एक्सरसाइज भी कर ली। ऐसी जो नेवल एक्सरसाइज होती है दैट इज बेसिकली शो ऑफ पावर, ठीक है, शो ऑफ पावर वो करा उन्होंने वहां पे। अब देखो ये क्या है, इसकी लोकेशन देखो, पहले तो ये रहा सी ऑफ जापान, ठीक है, सी, इसको ईस्ट से भी बोलते हैं, इसको ईस्ट से भी बोलते हैं, ये आपके ईस्ट चाइना सी से कोरिया स्ट्रेट से कनेक्टेड है, पता होना चाहिए आपको। फिर आपका जो सखलिन आइलैंड्स है ये जापान की टेरिटरी है, ये इससे भी कनेक्टेड है। फिर आपका ये सी ऑफ ओखोस से कनेक्टेड है, लापरूज स्ट्रेट से, ततर स्ट्रेट से, जापान से कनेक्टेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से डिटेल में, ओके, ठीक। सी ऑफ जापान लोकेशन, नॉर्थ कोरिया आपको दिखता है इसके वेस्ट में, इसके ईस्ट में आपको जापान दिखता है, इसके नॉर्थ में आपको रशिया दिखता है, और इसके साउथ में भी आपको जापान ही दिखता है, ओके। साउथ वेस्ट की बात करोगे साउथ कोरिया दिख जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई सारी बातें, कोई इसमें डाउट तो नहीं है। चलो आ जाओ वापस। लोकेशन देख ली हमने ऑलरेडी। अब देखते हैं इसका डीपेस्ट पॉइंट दुखोकु सीमोंट, एक अंडर वाटर वॉल्केनो है। ये पूरा एरिया जो है, ये जो पैसिफिक का है, आपके वेस्ट पैसिफिक का रीजन है, दैट इज वेरी फेमस फॉर वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड अर्थक्वेक्स, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नाम सुना होगा ना, फिजिकल ज्योग्राफी में सुना क्या होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, वो यहीं पे है, ओके। इट इज कनेक्टेड विद द ईस्ट चाइना सी बाय द सुशीमा एंड कोरिया स्टेट। देख लिया ये पूरा हमने, ठीक है, ये पूरा देख लिया है, ओके, ठीक, समझ गए। चलो कुछ ना समझो तो बता दो, ओके, सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ, आवाज तो आ ही रही है सही, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। दिलोस आइलैंड्स देखो, ठीक, ये कहां पड़ते हैं भाई, एजियन सी, कहां है भाई एजियन सी, चलो देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा एजियन सी। अभी क्रीट आइलैंड देखे थे ना, अभी क्रीट आइलैंड्स देखे थे ना, ये रहे, ये मेडिटेरेनियन सी, ये सी ऑफ क्रीट, ये रहा आपका एजियन सी, ठीक है। अब कंट्रीज भी देख लो आसपास क्या है, ये है आपका क्या नाम है, दिलोस जो न्यूज में था, ये साइक्लेडिस आइलैंड्स जो है ना, ये इसी का पार्ट है। इतना छोटा है कि यहां मैप पे दिख नहीं रहा है, बट आप याद रख लो ये इसी का पार्ट है, ओके, समझ गया, ठीक। तो अगर पूछ लेगा कि कहां पे लोकेटेड है, तो एजियन सी याद रखना इस बात को, सी ऑफ क्रीट इसके साउथ में है, ये भी याद रखना, ओके। आ जाओ पढ़ लो इसके बारे में। हाँ,
Scientists want that Delos Islands, a small island in the Aegean Sea, could disappear within the next 50 years due to climate change induced rising sea level. एक और है जिसका नाम आपने सुना होगा, तुवलू, है ना? ये कहां है बताओ भाई, ये कहां है बताओ? इसके साथ भी यही खतरा मंडरा रहा है। इसको तो बोला जा रहा है 2050 तक, 2050 तक राइजिंग सी लेवल की वजह से इसका क्या हो सकता है, इसका कंप्लीट सबमर्जेंस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यहां पे आपको बहुत तगड़ी इनोवेशन भी देखने को मिलेगी। इन लोगों ने आर्टिफिशियल कंक्रीट वॉल्स भी बनाना स्टार्ट कर दी हैं, और ऑस्ट्रेलिया से क्या कर रहा है अभी, एक ट्रीटी वीटी करके उनसे बात करके माइग्रेशन भी कर रहा है, धीरे धीरे तुवालू आइलैंड्स को खाली करा जा रहा है। ओके, ये भी एक चीज अभी भी न्यूज में थी रिसेंटली, क्या पता आगे हो भी, है ना? चलो देख लेते हैं बेलालम डेलोस आइलैंड्स को। क्या है भाई? साइक्लेड्स आर्किपेलागो, जो कि एजियन सी में हमने अभी देखा। ठीक है, क्या है? मेडिटेरियन क्लाइमेट है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इनहैबिटेड इन द थर्ड, देखो फिर से देखो, ये ग्रीस का रीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में यूरोप के, बिकॉज ग्रीस सिविलाइजेशन जो थी वन ऑफ द अर्लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट कह लो कि इंटेलेक्चुअल सिविलाइजेशन थी यूरोप की। तो अगर कोई भी चीज वहां से रिलेटेड है ना, तो फिर वो पक्का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है। इसकी क्या है? थर्ड मिलेनियम बीसी, ठीक। इट इज सेक्रेड प्लेस बिकॉज इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी में जो डीटीज है ना, जैसे हमारे श्री राम का बर्थ प्लेस अयोध्या माना जाता है, ऐसे ही अपोलो और आर्टेमिस जैसी जो पायनियर तो नहीं बोलना चाहिए, मोस्ट सेक्रेड ग्रीक माइथोलॉजी की जो डीटीज है, जो भगवान है ग्रीक के, वो उनका बर्थ प्लेस माना जाता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप? ओके। Delos was a holy sanctuary for over 1,000 years and become a major cult center. Archaeological importance क्या है? Extensive excavations have uncovered artifacts now displayed in museum, and Delos is a UNESCO World Heritage Site. ठीक है? ओके, गॉडेस एथेना से भी रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, समझ लो, लोकेशन पता होनी चाहिए मेन। देख लो फिर से एक बार, ठीक है, यहां पे है। ओके, ठीक, चलो। जगन्नाथ टेम्पल कौन नहीं जानता है ना? पार्ट ऑफ चार धाम यात्रा, ठीक है, पार्ट ऑफ चार धाम यात्रा। अच्छा, एक चीज बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, किसी को पता हो, अगर कोई ज्ञानी बच्चा हो, चार धाम में बद्रीनाथ, अमरनाथ, आपके केदारनाथ, और एक और कोई उत्तराखंड का ही धाम है, कोई लोग उसको भी चार धाम बोलते हैं। कौन सा यार, कैसे नहीं दिमाग में आ रहा है मेरे, बता देना, ठीक है। और एक जो चार धाम है वो रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका, इनको भी मानते हैं। ठीक है, तो क्या फर्क है दोनों में, बता पाओ तो बताओ, और मैं अगली वीडियो में तो बताऊंगा ही, मैं याद दिला देना मुझे अगर भूल जाऊं तो। ठीक है, आपको रथ यात्रा पुरी ओडिशा, बीइंग एन इंडियन आपको डेफिनेटली ये पता होगा, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड एंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, नॉट जस्ट हिंदुइज्म कल्चर बट इंडियन कल्चर, बिकॉज उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देख लो ये न्यूज में क्यों है। रत्ना भंडार, द सेक्रेड ट्रेजरी ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी, रीओपन्ड आफ्टर 46 इयर्स फॉर। अब देखो ये क्या है, रत्ना भंडार यहाँ की सेक्रेड टेरिटरी कह रहा हूँ, ट्रेजरी है, खजाना है, जहां पे दान दक्षिणा सब डिपॉजिट होता है। वो खुलता नहीं है, बहुत कम खुलता है, और अभी खुला था रिसेंटली, तो इसीलिए न्यूज में आ गया है। बहरहाल, तो फिर आप देखो यहाँ पे क्या है, लोकेशन पूरी ओडिशा, सबको पता है। लॉर्ड जगन्नाथ जो कि विष्णु जी का एक रूप माने जाते हैं, उनको डेडिकेटेड है। साथ में बालभद्र जो कृष्ण के भाई बलराम थे, उनका एक रूप माने जाते हैं, एंड देवी सुभद्रा। ओके, इन तीनों को डेडिकेटेड है ये। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किसने बिल्ड करा था? अनंत वर्मन गंगा देव जो थे, किस डायनेस्टी के थे? गंगा डायनेस्टी के थे। ओके, 12th सेंचुरी एडी का ये मंदिर है। ओके, कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है? नोन फॉर रथ यात्रा, अभी बताया मैंने, मेजर हिंदू पिलग्रिमेज। आर्किटेक्चर क्या है भाई इसका? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स, यहां पे आपके बेसिक्स चेक करता हूं, जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूं सब बताना। अरे यार, एक तो ये क्या ये नागर स्टाइल का पार्ट है या ये द्रविड़ स्टाइल का पार्ट है? अगर नागरा का पार्ट है तो ये 3 स्कूल्स होते हैं ना भाई, 3 स्कूल्स होते हैं ना।
ठीक है, बता दूंगा तो जान ही जाओगे, नाम में छिपा आंसर, इसलिए नहीं बता रहा हूं। 3 स्कूल्स कौन से होते हैं बताइए, और ये 3 में से किसका आपको एग्जांपल है ये बताइए, ठीक है। मेजर डिफरेंस तीनों में क्या होते हैं ये बताइए। गिवन द आर्किटेक्चर ऑफ देयर विमान, गिवन द आर्किटेक्चर ऑफ देयर मंडप एंड देयर आउटर वॉल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक्स, इन 3 के बीच बहुत डिफरेंस है, बताइए, ठीक है। चलो मैंने बता दिया कि नागर स्टाइल का ये सब नागरा बोलते हैं, तो ये तीनों में से किसका पार्ट है ये आप बताइए, ठीक है। अगर नहीं जानते तो पढ़ जरूर लीजिएगा बेटा, ठीक। आगे बढ़े, ठीक है। लिखा भी हुआ है यहां पे जगमोहन, जिसको मुझे बताना ही पड़ेगा, ओडिशा का पार्ट है ये, ओडिशा स्टाइल ऑफ नागरा आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग कलिंग आर्किटेक्चर से भी लिंक करते हैं, बिकॉज कलिंग के अंडर काफी डेवलप हुआ था ये, ठीक है। तो यहां पे जो उनका विमान है उसको हम लोग द्विवल बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जिसको आप लोग देखते हैं ना, जो ऊपर शिखर होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे द्विवल बोलते हैं, विमान बोलते हैं। जो जगमोहन है वो किसको बोला जाता है, मंडप को, जो मंडप होता है उसको यहाँ पे जगमोहन बोला जाता है। और आउटर वॉल्स होती है मंदिर की, वो क्या होती है आपको देखने को मिलेगा, वो बाहर से जो डेकोरेटेड होती हैं, आउटर कार्विंग्स और स्कल्पचर्स बने होते हैं, पर अंदर से वो ब्लैंक होती हैं, ठीक है। ब्लैंक मतलब कुछ नहीं क्रेविंग्स होती है उस पे। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, ओके। चले आगे, हाँ, गेवरा एंड कुशमुंदा कोल माइंस छत्तीसगढ़, ठीक। क्यों न्यूज में थी भाई, इनको जो 2nd एंड 4th स्पॉट मिला है दुनिया की 10 सबसे बड़ी जो कोल माइंस डेजिग्नेट करी गई हैं, उसमें गेवरा और कुशमुंदा को 2nd एंड 4th स्पॉट मिला है। इसके साथ ही गेवरा एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन भी बन गई है, ओके। क्योंकि जो पहले स्पॉट पे है वो कौन सी है ये तुम बताओगे, ठीक है, ठीक। छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कौन से, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अब देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, these mines produce over 100 million tons of coal annually, that is India's 10% of coal production। आप सोचो अगर 2 माइन से इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन का 10% आ रहा है तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए, ओके, ठीक। लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया सिंस 2023 with an annual production of 52.5 million tons in FY 2022-23, 59 million in 23-24। कुशमुंदा प्रोड्यूस ओवर 50 मिलियन, ठीक है, ठीक। इसको रख पा रहे याद तो रख लो, मेंस में भी याद आ सकता है, जो भी यहां पढ़ रहे हो सब मेन जरूर दोगे, ठीक है। अगर आपने रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज और रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज नहीं देखी है तो उसको भी देखो भाई, पूरी पॉलिटी, इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट सब आपके हाथ में। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये क्यों न्यूज में थी भाई, ठीक। यहां पे एक नई स्पीशी मिली है, ठीक है। उस स्पीशी का नाम मैं तो नहीं ले पा रहा हूं ढंग से, अगर आप ले पाओ तो बहुत अच्छी बात है। फ्लोगाकैंथस सुधांशु शेखरी, क्या बात है, ले लिया, ठीक है। इन ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर बिल्कुल ऑब्वियस अरुणाचल में ही है, ठीक है। क्या है भाई, प्लांट स्पीशी है, इसके बारे में देख लो, डॉक्टर सुधांशु शेखर दास, ठीक है, उनके नाम पे इसको रखा गया है। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिली है। इससे इंपॉर्टेंट और क्या हो जाता है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां स्थित है, पापुम परे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओके, ठीक है। हाँ, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डेजिग्नेट कर रखा है। एशियन एलिफेंट, हॉर्नबिल्स टाइगर, एशियाटिक ब्लैक बेयर सब यहां पे मिलते हैं। यहां से की टेक अवे क्या है कि ये कहां मिली है डायरेक्टली पूछ लेगा, और ये कहां सिचुएटेड है ये भी डायरेक्टली पूछ सकता है, ओके। प्लांट स्पीशी है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला कौन सा भाई टाइगर रिजर्व है इंडिया का, लिखा ही है 56 टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये लेटेस्ट नहीं है, इसके बाद एक और बना है 57, होगा आगे जरूर देखेंगे उसको, ठीक है। ये 56 है, ठीक, 56 है। कहां पे बना है ये, कहां पे एस्टैब्लिश करा गया है भाई, ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ कंट्री का 56 टाइगर रिजर्व है, ठीक। कवरिंग अबाउट इतना स्क्वायर किलोमीटर, नॉट इंपॉर्टेंट। कोर हैबिटेट इतनी है, नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके पार्ट है, ठीक है।
इसका थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया आफ्टर नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का, यही याद रखना है। इसके बाद कौन सा है, मानस, जो कि आसाम में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, फिर यहां पे 33 बर्ड स्पीशीज, 55 मैमल्स, fauna includes tigers, leopards, wolves, sloth bears, hyenas. ठीक, nothing very important, but आपको याद रखना है it is 56th, it is in छत्तीसगढ़। यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका पार्ट है, जो कि आपको नाम से याद हो जाएगा। और ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का आफ्टर नागार्जुन सागर श्रीशैलम, दैट इज आंध्र प्रदेश, एंड मानस नेशनल पार्क, दैट इज इन, मानस नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, दैट इज इन असम। ओके, क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फैलका आइलैंड। पहले इसका देख लो क्या मैप, ठीक है, लैंग्वेज मत जाना, मुझे कोई दूसरा मिल नहीं रहा था। ठीक, ये है कुवैत, ये है आपका फैलका आइलैंड। ओके ठीक, चलो आ जाओ, पर्शियन गल्फ में है इसका मतलब ना, आ जाओ वापस, देख लिया। अब ये न्यूज में क्यों है, Kuwait Petroleum Corporation announced a significant oil discovery in the Al Nokhita field। ये फील्ड याद रखना, पूछ लेगा, अल नोखिता फील्ड। अल नोखिता फील्ड कहां पर है सिचुएटेड, तो आपको कुवैत बोलोगे, कहां बोलोगे, कुवैत। ठीक, अगर आपसे और स्पेसिफिक पूछ लेता है तो आप फैलका आइलैंड बोल दोगे। अगर पूछ लेगा फैलका आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज कहां पे लोकेटेड है, तो आप पर्शियन गल्फ बोल दोगे। ठीक है, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जितना तेल कुवैत 3 साल में प्रोड्यूस करता है, लगभग उतने ही रिजर्व्स, 3.2 बिलियन बैरल्स के रिजर्व फैलका आइलैंड मिल गया। मतलब कहते हैं ना कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, वही वाली बात है। कुवैत जो कि एक सिग्निफिकेंट ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है ऑलरेडी, वो क्या हो गया है, अब उसको और ऑयल डिस्कवर हो गया है फैलका आइलैंड्स में। ठीक है, समझ गए, इजी। अब देख लो इसके बारे में, पर्शियन गल्फ में है, कुवैत के पास में ही है, bordered by Gulf to the east and south and connected to Kuwait mainland to the north, strategic location for maritime traffic and historical trade routes। अल नोखिता, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस फील्ड का नाम याद रखना। ओके, कुवैत इकोनॉमी, हाँ, ऑयल एंड गैस जो है वो नियरली 60% ऑफ जीपी, जिसने वो देखी है, दे दी दिल चीज तुझे दे दी, एयरलिफ्ट। हाँ, जिसने एयरलिफ्ट देखी है उसको पता है कुवैत का ऑयल प्रोडक्शन कितना हाई लेवल का है। ठीक है, 95% ऑफ देयर एक्सपोर्ट अर्निंग्स कहां से होती हैं, ऑयल एंड गैस से ही होती हैं। ओके, अल ज़ौर रिफाइनरी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी में से एक है, ये कहां है, कुवैत में है। ओके ठीक है, बाकी आप पढ़ लो, कुछ ऐसा खास है नहीं जिससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको। ये दिखा लिया, दोबारा देख लो, सऊदी अरब, कुवैत, ये आपका फैलका आइलैंड, ये पर्शियन गल्फ है। लाइबेरिया कहां है भाई, लाइबेरिया कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइबेरिया आपकी, इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, बहुत इजी है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ना, वेस्टर्न अफ्रीका है ना, वेस्टर्न अफ्रीका। और जो लोग को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से डर लगता है, सबसे आसान तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही याद रखना। स्केल पे रख के तो बांट रखा है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज वालों ने, क्वेश्चन भी यूपीएससी ने हिस्ट्री ऑप्शन में पूछा था ना। ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों लगता है कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसको स्केल रख के बांटा गया था, अगर आप देखोगे तो सही में है। ठीक है, खासकर नॉर्थ और सेंट्रल, और आपका सब पूरा अफ्रीका कह लो, खासकर जो सेंट्रल अफ्रीका है वो तो खासकर ही ऐसे बटा हुआ है, नॉर्थ एंड सेंट्रल। ओके, आ जाओ वापस। A group of senators in Liberia has proposed relocating the capital city Monrovia due to recurring flash floods। ठीक है, कोस्ट के बहुत करीब है, कोस्टल कंट्री है लाइबेरिया, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, लोकेशन का वेस्ट अफ्रीका में, बॉर्डर्ड बाय सियरा लियोने इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ही याद करा करो। ठीक है, गिनी इसके नॉर्थ में है, आइवरी कोस्ट इसके ईस्ट में है, और बचा क्या, अटलांटिक ओशियन इसके साउथ में भी है और साउथ वेस्ट में भी है। ठीक है, ऐसे याद करा जाता है। ओके, देख लेते हैं एक बार लोकेशन इसकी देख लेते हैं, भागो नहीं, ये रहा। ठीक है, लाइबेरिया देख पा रहे हो आप,
आपके कोट डिवरी जो लिखा है यही आइवरी कोस्ट है, इसको बोलते हैं। आपके ईस्ट में है, गिनी नॉर्थ में है, सियरा लियोने इसके नॉर्थ वेस्ट में है। आपको वेस्ट में आप क्या दिखेगा, अटलांटिक ओशन दिखेगा, और आपको नॉर्थ वेस्ट में भी, साउथ वेस्ट में भी अटलांटिक ओशन ही दिखेगा। क्लियर है? लाइबेरिया दिख गया, ठीक। मोन्रोविया इसकी कैपिटल है, ओके। सेंट मार्टिन्स आइलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम रहते हैं एशिया में, बिकॉज बांग्लादेश हमारा नेबर है, बिकॉज बे ऑफ बंगाल में हमारा इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, बिकॉज हम बिम्स्टेक के मेंबर हैं, बिकॉज हमारा यूएस से जो एंगेजमेंट है, बायलैटरल टाइज है, वो राइजिंग पर है। और कितने बिकॉज चाहिए पढ़ने के लिए, है ना। बांग्लादेश हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, और कितने चप्पे चाहिए वो है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखो भाई, US reports claim that the US wanted to establish a military base on Saint Martin Island, जिससे बात चली रही थी किसके, शेख हसीना के रिजीम में। अभी वो रिजाइन कर गई हैं, तो कंट्रोवर्सी स्पार्क हो गई, बिकॉज यूएसए ऐसा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी। लोकेशन देख लो, इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश ओनली कोरल आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सी टर्टल्स, ओके। एक बार पहले लोकेशन देख लो, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं, है ना। सेंट मार्टिन्स, ये है आपका सेंट मार्टिन, ये है बांग्लादेश, ठीक है। ये है म्यांमार, ये उनका बॉर्डर है। ये रहा आपका सेंट मार्टिन आइलैंड, ओके। सेंट मार्टिन आइलैंड यूएस इंटरेस्टेड है इसमें, बिकॉज चिट्टागोंग पोर्ट पे आपको दिखेगा कि चाइना ने मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। नीचे आपका हम्बनटोटा श्रीलंका में मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। चाइना क्या कर रहा है, लगातार इंडियन ओशियन में क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो उसी को काउंटर करने के लिए यूएस भी अपनी इधर क्वाड देखोगे आप, वो बिगेस्ट एग्जांपल है, इधर अपनी धीरे धीरे प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो यह चाहता था कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड भी उसको मिल जाए, बट जो रिसेंटली बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल मचा है, वो उससे उसका घाटा हुआ है, इसलिए बहुत न्यूज में है सेंट मार्टिन्स। कंफ्यूज हो जाओगे, सेंट मार्टिन्स जैसा नाम बांग्लादेश से आप यूजुअली एसोसिएट नहीं करोगे, ठीक है। इसीलिए आपको हम है बताने के लिए। देखो, बहुत ही जगह से, मतलब द हिंदू को देखा, आपके पीआईबी को देखा, इंडियन एक्सप्रेस को देखा, डाउन टू अर्थ को देखा, जितनी भी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, सबसे कंपाइल करके लाया हुआ आपका ये डेटा है। ये जो यहाँ पे कंटेंट आप देख रहे हो, प्लीज इसको ध्यान से पूरा पढ़ लेना। आपने पूरी सीरीज फॉलो कर ली, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का कर पाओगे अपने एग्जाम में, गारंटी है इस बात की, ओके, ठीक। लोकेशन देख ली, वंस पार्ट ऑफ द टेक्नोफ पेनिनसुला सेपरेटेड बाय सबमर्जेंस, ठीक है। Became part of Bangladesh in 1974 under a Bangladesh-Myanmar agreement. Strategic location close to Bangladesh-Myanmar border, also known as, ये याद रखना, नारिकेल जिंजीरा, बिकॉज कोकोनट यहाँ पे बहुत मिलता है, ठीक। दारूचीनी द्वीप, ठीक। आपको पता होगा सिनेमन क्या होता है, दालचीनी, ठीक। तो यहाँ पे उसको दारूचीनी बोलते हैं, तो इसको उस नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज सिनेमन यहाँ पे बहुत पाया जाता है, ठीक है, ठीक, ओके। अब आ जाए हम रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहा था ना कि 57th टाइगर रिजर्व भी आ गया है, 56 तमोर पिंगला गुरु घासीदास था। ये है आपका रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रात पानी बोलते हैं कई लोग रतापानी बोलते हैं, जो मन में आए वो बोलो, बस याद रखना, ठीक। मध्य प्रदेश में है 57 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। मुझे बताओ, क्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया क्या मध्य प्रदेश में है, या फिर असम में है, या फिर कर्नाटका में है? बताओ। टाइगर रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा टाइगर क्या मध्य प्रदेश में है, क्या कर्नाटका में है, या फिर उत्तराखंड में है? अरे लिख जाओ, ठीक है, समझ गए। ये सब पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। बताओ आप लोग, ठीक है। इशारों में आंसर तो मैंने दे दिया, फिर भी बताओ, ठीक है। हाँ, 8 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। इसको 1976 में नोटिफाई करा गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया था 1983 में। ये आपके मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल से काफी पास है, विंध्यन हिल्स में ये लाई करती है, ओके। कोलार रिवर इसके वेस्ट में बहती है, दाहोद रिजर्वायर इसके अंदर है, रात पानी भी इसके अंदर है, जो कि क्रोकोडाइल के लिए बहुत फेमस है, रात पानी, ओके, समझ गए आप।
इकोलॉजिकल एंड कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस क्या है? इंक्लूड्स द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। अब देखो यहां पे जो यूनेस्को रिकॉग्निशन दिया गया है उसमें भीमबेटका रॉक शेल्टर भी शामिल है, जो उसका एरिया है। ओके ठीक है, भीमबेटका हिस्ट्री वाला समझ गए होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल हैबिटेट है, टाइगर पॉपुलेशन यहां पे एक्सटेंसिव है, तभी इसको टाइगर रिजर्व भी नोटिफाई करा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन जान लो। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था ये बताओ। ओके ठीक, बताइएगा। क्लियर, कहां पर नोटिफाई हुआ है? मध्य प्रदेश का 8वां बना है, इंडिया का 57th। वाधवन पोर्ट मोदी जी गए थे और फाउंडेशन स्टोन यहां का ले कर दिया गया है। इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट बनने की राह में है, इसीलिए न्यूज में है। ठीक है, कहां है भाई? कहां है? महाराष्ट्र में है। बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बिकॉज कोई भी पोर्ट डेवलपमेंट होता है तो उसके आसपास की हैबिटेट्स को और जो एनरोचमेंट करके लोग रह रहे होते हैं बहुत टाइम से, ठीक है, उनको यहां से हटाया जाता है। आप कहोगे सर गलत तरीके से रह रहे हैं तो हटाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ऑटोक्रेसी नहीं है, हम लोग डिक्टेटरशिप नहीं है, वी आर अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे ना, बस्ती बस्ती कोई बस जाती है तो उसको ऐसे ही नहीं हटा देते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, नेचुरल जस्टिस ग्राउंड पे उनको रिलोकेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां जो ये पोर्ट बनने की बात हुई तो सेम चैलेंजेस आ रहे थे, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसीलिए बहुत न्यूज में था। महाराष्ट्र के पालघर में पड़ता है ये। ठीक है, ठीक, पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, समझ गए। इंडिया 13th मेजर पोर्ट एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बनेगा जब बन जाएगा। ओके, जो प्रपोज्ड प्लान है उसके हिसाब से लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होगा। डीप वाटर पोर्ट होगा विद अ नेचुरल ड्राफ्ट ऑफ 20 मीटर्स। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 254 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एनुअली, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ये। अच्छा, मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स में फर्क क्या है? मेजर पोर्ट्स किसकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं भाई? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के। और जो माइनर पोर्ट्स होते हैं वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो वो है ये, हाँ इसको देखो, वो क्या है भाई? वो है ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्लान। क्या है अब इस पे कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इट इज अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, बट द प्रपोज्ड प्लान इज जो इंडिया है उसको कनेक्ट करा जाएगा मिडिल ईस्ट से, यूएई से, और उसके थ्रू सऊदी अरेबिया से होते हुए एक कनेक्टिविटी बनाई जाएगी विच शॉर्टन्स द ट्रेडिशनल सी रूट। ठीक है, ये क्या होगा भाई? आपका कनेक्ट करेगा यूरोप से, ग्रीस से, फिर फर्दर कनेक्टिविटी आगे। इट इज जो आपने देखा है चाइना का, क्या है नाम? चाइना भी तो ऐसा कुछ बना रहा है। इससे ज्यादा तो ये न्यूज में रहता है, तो ये इससे ज्यादा फेमस है, पता होना चाहिए आपको। बताइए, चाइना भी तो बना रहा है, ये इसका काउंटर भी माना जाता है। ठीक, इफेक्टिवनेस अपनी जगह, बट इज प्रपोज प्लान। तो ये जो वाधवन पोर्ट है ये बन रहा है मुंबई में, और ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ये एक लार्ज कंटेनर पोर्ट बन रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसके लिए बेनिफिशियल होगा, उसकी ये कनेक्टिविटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ इसके लिए भी हेल्प करेगा। ये क्या है? ये आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं INSTC, बहुत न्यूज में रहता है। ठीक है, ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, रियलाइज नहीं हो पाया अभी तक। ठीक, अब देखो जो ट्रेडिशनल रूट है जिसमें हम लोग सुएज कैनाल होते हुए यूरोप जाते हैं, अभी ये शॉर्टेस्ट रूट माना जाता है। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव तैयार करा जा रहा है, दैट इज इंडिया क्या करेगा? ईरान से कनेक्टिविटी करेगा। बंदर अब्बास, जिसमें इंडिया का इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, उसके आपके सेंट्रल एशिया होते होते आपके कैस्पियन सी के रूट से ये कनेक्ट करेगा रशिया के थ्रू नॉर्दर्न यूरोप से। क्या इंडिया इसका पार्ट है बच्चों? मुझे बताना। ठीक है, इंडिया पार्ट है कि नहीं? तो माना जा रहा है कि जब वाधवन पोर्ट डेवलप होगा तो इसमें भी हेल्प होगा। ठीक है, इन दोनों में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक, आपको ये कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा ये अलग मुद्दा है, आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, मेन बात है ये। ठीक है, अब आ जाता है आटाकामा सॉल्ट फ्लैट चिली। आपको पता होगा आटाकामा डेजर्ट चिली में है। इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, एंड इसका एक मेजर रीजन है इसके बगल से बहता एक कोल्ड करंट। नाम बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, कुछ बताते नहीं हो मैं देखता हूं। ठीक है,
जो पॉलिटी वाली वीडियोस होती हैं उसमें अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो अरे सर ये ऑप्शन तो गलत है, आपने तो ऐसे कह दिया। ये अरे जो सवाल पूछता हूं वो तो बताओ पहले, जो पढ़ाई के लिए हमेशा क्या कहते हैं उसको 3 पास निकालने में आगे मत रहा करो बेटा, जो आपको पूछा जाए वो भी बताओ। गलती बताते हो बिल्कुल ठीक है, समझ में आता है, वो आप अप्रिशिएटेड है उसके लिए, ठीक है, उसको हम लोग एक्नॉलेज भी करते हैं, और सवाल होते हैं वो भी बताया करो, ठीक है। तो आपको बताओ ड्राई डेजर्ट है, कौन सा कोल्ड करंट बहता है बगल से, ठीक है, जिसकी वजह से इसको ड्राइएस्ट बना देता है। फिर उसके बाद क्या है, आर्टिकामा सॉल्ट फ्लैट जो है, यहां पे एक लिथियम का मेजर कह लो इसको ये सोर्स है, या फिर यहां पे लिथियम रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट क्योंकि ये एक आपका वाटर बॉडी है तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन मुश्किल रहता है। तो क्या करा गया है यहाँ पे आर्टिफिशियली एक आपका पॉन्ड बनाया गया है जिसके थ्रू वाटर आर्टिफिशियली उधर पंप करा जाता है। वो एक ऐसा पॉन्ड है जो टेक्निकली आपका इवेपोरेशन पॉन्ड उससे बोलते हैं, वहां पे मैकेनिकली और आर्टिफिशियल तरीके से इवेपोरेशन कराया जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, आपको लिथियम वहां से आप मिल जाता है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब ये तो रह गई बात कि हाँ प्लान तो सर बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या होता है क्योंकि आर्टिकामा एक ड्राई डेजर्ट है, ड्राई रीजन है, तो यहां का जो वाटर रिफिलिंग है उसका रेट बहुत कम है, ठीक है। और जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब जितना रिफिलिंग रेट है उससे ज्यादा एक्सट्रैक्शन रेट हो गया है, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। ये जो आपके आर्टिकामा सॉल्ट फ्लैट है ये श्रिंक करता जा रहा है, ठीक है, ठीक। रेट ऑफ सिंकिंग क्या है, 1-2 सेंटीमीटर पर ईयर, बहुत ज्यादा है, ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन फास्टर देन एक्विफायर रिचार्ज, ठीक है, वही समझाया मैंने आपको। वाटर यूजेज इतना है, 2000 टन ऑफ वाटर जो है उसको एवपोरेट करते हैं तब 1 टन लिथियम मिलता है, ठीक है, ठीक। बाकी आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट है, अच्छा यहां पे रियासती रीजन जहां पे लिथियम डिस्कवर हुआ जम्मू कश्मीर में, उसका भी दे दिया है, क्या है, वाटर क्राइसिस, फर्दर स्ट्रेन ऑन वाटर रिसोर्सेज इन ऑलरेडी स्कार्स रीजन, लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड रिस्क टू हिमालयन, ठीक है, बेसिक। अब देख लो आर्टिकामा डेजर्ट, लोकेशन बिटवीन द एंडीज माउंटेन एंड कॉर्डिला डे ला कोस्टा चिली, ठीक। एंडी माउंटेन्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट नहीं बोल रहा हूं, लॉन्गेस्ट बोल रहा हूं, है ना, ठीक। हाईएस्ट कौन सी है एवरेज हाइट में, हिमालय, ठीक है, 6000 फीट हाइट की हाईएस्ट फीट, सॉरी मीटर्स, हाईएस्ट क्या है उसकी हाइट है, ठीक है, एवरेज हाइट है। हाईएस्ट कौन सी है, 8848 मीटर, जिसको आगे अब 9 कह लो, रिसेंटली पॉइंट 8 हो गया, कितना हो गया बताना, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ओके। क्लाइमेट क्या, एक्सट्रीमली ड्राई विद माइल्ड टेम्परेचर ड्यू टू कोल्ड ओशियन अपवेलिंग, कौन सा करंट होता है बताना जरूर मुझको, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बताओ पहले मुझे, ठीक है। लाइव क्लास कब करनी है भाई बता देना, पॉलिटी की डाउट क्लास कब करनी है बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगाना पड़ेगा, 2-3 रीजन से। जो अभी इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जॉर्डन भी लिख देता हूं, इजराइल पैलेस्तीन जॉर्डन कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसकी वजह से भी, और साथ ही साथ इसको क्या मिल गया है, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में इसको इंक्लूड करा गया है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको लिस्ट कर दिया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेल उमर, ठीक, बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। अब देखो क्या है, स्पेशली फॉर द पैलेस्टीनियंस इट इज अ सेक्रेड साइट, ठीक है, ठीक ठीक। कहां लोकेटेड है, मेडिटेरेनियन कोस्ट से बहुत क्लोज लोकेटेड है, गाजा स्ट्रिप में है। कहां है भाई, गाजा स्ट्रिप नियर टू द मेडिटेरेनियन कोस्ट, ऑल्सो नोन एज द मोनास्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन। कौन थे सेंट हिलेरियन? सेंट हिलेरियन एक क्रिश्चियन मोनास्ट्री, क्रिश्चियन सेंट थे, जिन्हें क्या माना जाता है, जिन्हें माना जाता है कि जो पैलेस्टीनियन वाला रीजन है वहां पे क्रिश्चियनिटी की जो फाउंडेशन है वो इन्होंने ही रखी थी, ओके, ठीक। इन्हीं की इसको क्या माना जाता है,
मोनास्ट्री माना जाता है कि यहीं पर लोकेटेड थी, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है पैलेस्टीनियंस के लिए। अब इसकी लोकेशन देख लो, ठीक है, इसकी लोकेशन देख लो, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करा गया है। कहां पे थी मीटिंग, पहले तो ये बता दो, हमारे अपने दिल्ली में, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी होती है जो इसको लिस्ट करती है, उसकी रिसेंट मीटिंग आ रही दिल्ली में। और तल अमर के साथ साथ इंडिया की भी एक साइट है। कौन सी साइट है इंडिया की? इंडिया की आसाम की चारादेव मैदान है ना, अभी आगे है वो देखो, उसको भी लिस्ट करा गया है। ठीक, ये रहा आपका, ये आपकी गाजा स्ट्रिप है ना, ये रही आपकी गाजा स्ट्रिप, ठीक है। यहां पे लोकेटेड है आपका तल उमर मोनास्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन, ये रहा एकदम आपके कोस्ट पे, मेडिटेरेनियन के। क्लियर है भाई, क्लियर है सारी बातें, ठीक है। ये भी जान लो या बता देना कमेंट सेक्शन में मुझे कि गाजा स्ट्रिप किस किस से, ये देखो उसका एरियल व्यू, ऐसे रूइंस है वहां के, ठीक है। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर हो गया, तो इसकी मेंटेनेंस, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यूनेस्को के। चारादेव मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, असम में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्ट करा गया है। ठीक, सेम मीटिंग में जो कि दिल्ली में हुई थी, दिल्ली मीटिंग हुई थी, है ना, उसका जिसको लिस्ट करा गया है इसमें। ठीक, क्या है भाई ये बरियल साइट है, ये बरियल साइट है। पिरामिड्स ऑफ गीजा सबको पता है ना, जो आपके क्या है, मम्मी वाले, हाँ वही, ठीक है। वो जिस तरीके से वो बरियल साइट है, सेम इसको इंडिया का वही मान लो, बरियल साइट है। असम में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, जिनने आपने सुना होगा ना, आपको बहुत न्यूज में था, मोदी जी ने, ललित बोरफुकन जनरल थे असम के, सेम इसी डायनेस्टी को सर्व करा था, अहोम डायनेस्टी, ठीक है। ये बहुत न्यूज में थे, ये मेजर जनरल थे इसके, जो कि मुगल से बैटल हुआ था, उसमें शहीद हुए थे, है ना। ठीक, तो ये कौन सी डायनेस्टी है? अहोम डायनेस्टी की बरियल साइट है, याद रखना इस बात को। किसने स्टैब्लिश करा था? किंग सुखाफा हुए थे, जिनको अहोम डायनेस्टी का एस्टैब्लिशर भी माना जाता है, किंग सुखाफा, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? बिल्डर ऑफ द ग्रेट आसाम भी कहा जाता है। अहोम डायनेस्टी ने लगभग 500-600 साल शासन किया है असम में, ठीक है। अगर कोई असम से वीडियो देख रहा है या फिर नॉर्थ ईस्ट से वीडियो देख रहा है, उसको डेफिनेटली पता होगा अहोम डायनेस्टी ब्रिलियंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द हिस्ट्री एंड लेगेसी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक, पटकाई रेंजेस के फुटहिल्स में है, असम के चारादेव डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बरियल साइट ऑफ अहोम डायनेस्टी, नेक्रोपोलिस भी कहते हैं ऐसी साइट को, बरियल साइट्स को, तो टेक्निकल वर्ड अगर आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है। एस्टैब्लिश्ड इन 1253 बाय किंग सुकाफा, निकनेम्ड पिरामिड्स ऑफ असम, जैसे पिरामिड्स ऑफ गीजा है। फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइट टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अंडर द कल्चरल कैटेगरी, है ना। वरना आपके नॉर्थ ईस्ट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है, मानस ही ले लो, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक, banyan tree were used for coffins during Ahom's reign. Maidans were protected by special officers called Maidam Fukans and a guard group known as Maidamiya. भैया ये याद जरूर रखना, ये आपका हिस्ट्री में पूछ लेगा। द वर्ड मैदाम फुकन्स एंड या फिर द वर्ड मैदाम फुकन्स एंड मैदमिया, या फिर एक ही वर्ड पूछ लेगा, इज और आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इतना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेगा। अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ गए आप? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। अब देख लो दिखता कैसा है, बहुत सुंदर दिखता है, ये देखो, ठीक है। देख लो जरा, एक मिनट मैं पानी वानी पी लूं। हो गया, चलो आगे बढ़े। बोहाई गल्फ, ठीक, पहले लोकेशन देखेंगे। बोहाई गल्फ ये रहा, ठीक है। इसको येलो सी का एक्सटेंशन माना जाता है, जिसको येलो रिवर पता होगी, चाइना की, पढ़ा होगा रिवर हांग, वो भी कहते हैं। वो इसी में आके एम्प्टी होती है, ठीक है। अरे यार, वो इसी में आके एम्प्टी होती है, ओके, ठीक। बोहाई सी, बोहाई गल्फ दोनों बोलते हैं इसको। अब आ जाओ वापस, क्यों न्यूज में है भाई, ठीक। अब देखो, कई लोग समझ रहे हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको लिस्ट कर दिया गया, नहीं। यहां पे 4-5 बर्ड सेंचुरीज हैं, सबके नाम याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ठीक है। यहां पे 4-5 बर्ड सेंचुरीज हैं, उनको कलेक्टिवली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा गया है।
ओके ठीक, इसलिए ये न्यूज में आ गया है। बोहाई गल्फ किसका पार्ट है? येलो सी का पार्ट है, हमने देखा। नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ चाइना में है लोकेटेड, ये हमने देखा। बीजिंग से बहुत पास है, इसीलिए बहुत बिजी सीवेज इन द वर्ल्ड में से एक है ये, ठीक है, बहुत बिजी है, शिपमेंट बहुत निकलते हैं यहां से। येलो रिवर चाइना की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, इसी गल्फ में आके एम्प्टी होती है, हम देख चुके हैं मैप में। ओके फिर से देख लो, ये आ रही है हुआंगे, जिसे हम लोग कहते हैं, यहां पे एम्प्टी होती है। क्लियर, आगे बढ़ जाओ। लेक तुर्काना कहां है? लेक तुर्काना फिर से मैप दिखाना पड़ेगा, यह है आपकी लेक तुर्काना, कहां है? ये है, ठीक। लेक तुर्काना का है भाई, ये है केन्या, ये रहा आपका केन्या, नॉर्थ केन्या पे इसका 80 to 85% है। थोड़ा पोर्शन आपका इथियोपिया में भी जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आएगा इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ केन्या एंड इथियोपिया, तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। ठीक, रिफ्ट वैली का पार्ट है, ईस्टर्न रिफ्ट वैली। ओके पूछ लगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, अ टीम ऑफ रिसर्चर्स, ठीक, इस पे रिसर्च चल रही है काफी टाइम से यार, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है कि हाई फिश पोटेंशियल देखा गया है लेक तुर्काना में। ओके ठीक, इसको लेक रुडोल्फ भी बोलते हैं, जेड सी भी बोलते हैं। लोकेटेड इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ केन्या विद इट्स नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन एक्सटेंडिंग इनटू इथियोपिया, अभी हमने देखा। 3 रिवर्स ओमो, तर्कवेल एंड कीरियो फ्लो इनटू द लेक, जिसमें से कि ओमो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरली यही इसको फीड करती है लेक को, बाकी दोनों तो माइनर रिवर्स हैं। इट इज अफ्रीका's 4th लार्जेस्ट लेक बाय एरिया एंड द लार्जेस्ट सलाइन लेक बाय वॉल्यूम, प्लीज याद रखिएगा, ठीक। It is the largest permanent desert lake in the world. The lake and its surroundings, Lake Turkana National Park, are designated as a UNESCO World Heritage Site. ठीक है, लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक, कैसी लेक है वो पता होनी चाहिए, सेलाइन लेक है। लोकेशन देख ली, सब देख लिया, आगे आओ। पोर्ट ब्लेयर क्यों न्यूज में था? आई गेस तो सभी को पता होगा, इसको रीनेम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। ऐसा बोला गया था कि दिस इज अ सिंबल ऑफ कोलोनियल लेगेसी, है ना, है कि नहीं? बिल्कुल था यार, ठीक है। और श्री विजयपुरम इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, सिंबल ऑफ विक्ट्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट ब्लेयर था वो किसके नाम पे बनाया गया था? ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे जिनका ब्लेयर करके कुछ नाम था, उनके नाम पे इसका नाम स्टैब्लिश था, ठीक। अंडमान निकोबार जो है आपका, जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो काला पानी, तो जेल सभी ने सुनी है, तो वो जो कॉलोनियल लेगेसी है बहुत डरावनी और बहुत ही गंदी, मतलब इंडियन हिस्ट्री की एक डार्क चैप्टर है पोर्ट ब्लेयर, खासकर जो भी कॉलोनियल हिस्ट्री अपने आप में एक डार्क पीरियड है, उसका बहुत ही डार्केस्ट फेज है पोर्ट ब्लेयर, जहां पे काला पानी का जेल स्टैब्लिश करा गया था, और वहां पे कई फ्रीडम फाइटर जैसे कि सावरकर जो थे उनको भी वहीं पे भेजा गया था, ठीक है। तो ये जो एक डार्क स्पॉट है इंडियन हिस्ट्री में, उसको मिटाने की कोशिश है, ना। सो कॉलोनियल लेगेसी का सिंबल था ये नाम, इसको बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। बताओ कैपिटल है यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर नेम था, हाँ देखो लिखा है आर्कीबॉल्ड, आर्कीबॉल्ड ब्लेयर, ब्रिटिश नेवल ऑफिसर। ओके ठीक, बाकी देख लो। द अंडमान आइलैंड सर्व एज अ स्ट्रेटेजिक नेवल बेस फॉर द चोला एम्पायर, पता ही होगा भाई, तो जिसने भी थोड़ी बेसिक हिस्ट्री पढ़ी है, श्री विजय एम्पायर था जो कि इंडोनेशिया बेस था, उसके खिलाफ क्या करा था आमेर राजेन चोला वन जो थे, जो कि राजा राजा चोला के बेटे थे, और जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम भी स्थापित किया था। द एम्परर या द चोला हु कॉन्कर्ड गंगा, कौन था रूलर? पाला डायनेस्टी का बताना, जिसको इन्होंने हराया था और वहां पे अपने आप को टाइटल अज्यूम करा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, विजय एम्पायर को भी हराया था, कॉन्कर नहीं करा था, उनको सब्जुगेट कर दिया था, और इसीलिए इसको क्या है, उनका एक स्ट्रेटेजिक हब है पोर्ट ब्लेयर, यहीं से इसका नाम इंस्पायर्ड हुआ है श्री विजयपुरम। ओके ठीक, बाकी आप काला पानी वाला लिखा ही है। इन 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द नेशनल फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन सॉइल एट पोर्ट ब्लेयर। क्लियर है? चलो मैप में देख लो, सिर्फ अंडमान वाले पोर्शन का मैप लाया हूं, ये रहा पोर्ट ब्लेयर। आपको पूछ लेगा पोर्ट ब्लेयर कहां पे है, नॉर्थ अंडमान में है, मिडिल अंडमान में है कि साउथ अंडमान में? याद रखिएगा साउथ अंडमान में है। ओके साउथ अंडमान में है, ठीक। चलो आगे।
ये तो मुझे लगा था नहीं होगा, ये भी है, इसका डिस्कशन मैंने आपसे किया था, ठीक है। साइंटिस्ट हैव हाइलाइटेड Tuvalu's risk of submergence due to climate change and rising sea level. NASA projects that by 2050 half of its main atoll, इसी का एक एटॉल आइलैंड है फुनाफुती, वो सबमर्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये पैसिफिक आइलैंड नेशन है, ठीक, हवाई और ऑस्ट्रेलिया के मिडवे पड़ता है, इट इज क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया। कहां पे है पता होना चाहिए, पैसिफिक आइलैंड में है, पैसिफिक आइलैंड कह रहा हूं, इट इज द पैसिफिक, इट इज इन पैसिफिक ओशियन, ओके, पता होना चाहिए आपको, ठीक, समझ गए। अब क्या है, इट्स कैपिटल इज फुनाफुती एंड नेबर्स, इसी की बात चल रही है सबमर्ज होने की, एंड इट neighbors include Kiribati, Nauru to the north and Fiji as its nearest neighbor to the south. Tuvalu is building sea walls and expanding artificial land. ये मैंने आपको समझाया था ना अभी, ठीक है। To delay the impact until 2100, the 2023 Climate and Security Treaty with Australia offers migration pathways for 280 Tuvaluans annually. ये बात हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया से ट्रीटी करी थी, इसका मैप है, देखते हैं, मैप देखते हैं, देखो दिख रहा है तुवालू आइलैंड्स, है ना, कहां है भाई, ये है, इसके साउथ में फिजी आपको दिखेगा, ईस्ट में, माफ करिएगा, वेस्ट में आपको सोलोमन आइलैंड दिखेगा, किरीबाती आपको ईस्ट में दिखेगा, ओके, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ओके, ठीक, ठीक है, ये रहा हवाई आइलैंड, हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, हवाई आइलैंड यूएस टेरिटरी है, पता होगा भाई, वर्ल्ड वॉर 2 तो सभी जानते हैं, आ जाओ उस पे, अच्छा थैंक यू हो गया, ओके, ठीक है। आई होप ये क्लास बहुत बढ़िया चली, जो भी इस क्लास में दिक्कत भी लगी बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक हो जाएगा अगली बार, ठीक है। बाकी पॉलिटी सीरीज और इकोनॉमी सीरीज ऑलरेडी चल रही है, वो जरूर जाके देखो, एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरा रिवाइज कराया हुआ है, समझाया हुआ है, क्लियर, सारी बातें हो गई, जाओ, ओके, फिर मिलना पार्ट 2 में, ठीक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।